जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आशा करता हूँ आप लोग अपने परिवार के साथ मस्त और शानदार जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, जो मेरे भाई बहन उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और आपको अच्छी तरह पता है आज 16 अगस्त हो गया, 23 अगस्त से इसका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। बस आपके पास चंद दिन बचे हुए हैं और ये वाला जो टाइम है वो आपके लिए करो या मरो वाला टाइम है। और इस करो या मरो वाली श्रृंखला में मित्र, मैं आपको इस सेशन में वो पॉइंट देने वाला हूं। यद्यपि मैं आपसे बताना चाहता हूं, ये जो सेशन है इसमें आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल का संपूर्ण जीके मिलेगा। आपने पिछली बार एग्जाम दिया था तो उत्तर प्रदेश स्पेशल से लगभग 10 क्वेश्चन आए हुए थे, 10 MCQ आए हुए थे मेरे भाई। अतः उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सेशन बनाया है। मैंने ये सेशन बनाया हुआ है, इसके मैं 2 पार्ट बनाऊंगा और दोनों पार्ट आप देख लेते तो मेरा दावा है आपको 10 क्वेश्चन आपके मेरे इन दोनों सेशनों से मिल जाएंगे। पार्ट 1 है और सेकंड पार्ट आपको जस्ट कल दे दूंगा मैं। तो मित्र, आप इस सेशन को बारीकी से देखिए। करो या मरो वाली जो टाइम चल रहा है इसमें आपके 4 चांद ना लगा दे, 10 क्वेश्चन आपको निश्चित मिल जाएंगे। ये अंतिम प्रहार समझ लीजिए। बस अंतिम प्रहार समझ करके आप इसका एक बेहतरीन नोट्स बनाने और रिवीजन जरूर कर लें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। 1 से 2 बार वीडियो देख लें। हालांकि ज़्यादा लंबे सेशन नहीं होंगे, लेकिन 400 MCQ हैं, 200 इसमें है, 200 उसमें होंगे। तो मित्र, दोनों MCQ देख लें मित्र, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 10 MCQ आपको मिलेंगे। ये मेरा दावा है। बशर्ते सेशन को पूरा देखें, कंप्लीट देखें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। लेकिन छोटी सी गुजारिश के साथ, अगर आप सेशन पे नहीं हो तो प्लीज़ मेरे भाई सेशन को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको बताना चाहता हूँ GS के सारे विषय, करंट अफेयर, हिंदी, रीजनिंग जैसे विषय आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूँ। घंटी बजा के ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि जो भी वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए। अपना भाई मानते हैं तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी, 5 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जिस क्वेश्चन का आंसर पूछूं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दे सकते हैं। तो मित्र, चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस है वो किस डेट को मनाया जाता है, ये पूछा गया है। अच्छा मित्र, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको रिपीट होंगे बार बार, उनको आप माइंड नहीं लेंगे, अरे तो वही क्वेश्चन आ गया। लेकिन नहीं, वो क्वेश्चन आने का पीछे लॉजिक ये है कि बहुत से मेरे भाई बहन ऐसे हैं, इनको याद नहीं है, उनको भी याद कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी आपके भाई बहन है। पूछा यह गया है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब, किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो ध्यान रखना, 24 जनवरी को, कब मेरे भाई? 24 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। आप लोग याद रखिएगा। आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 24 जनवरी को क्या करती है? उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। 24 जनवरी को इसलिए चुना गया है क्योंकि वर्ष 1950, मतलब 24 जनवरी 1950 को इसी दिन तत्कालिक संयुक्त प्रांत, कौन सा मित्र? इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहते हैं। अगर यूनाइटेड प्रोविंस आ जाए या संयुक्त प्रांत आ जाए, उसमें कंफ्यूजन मत होना। हुआ ऐसा था, 24 जनवरी 1950 से पहले अपना उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश नहीं था। पहले क्या नाम था 24 जनवरी 1950 से पहले? तो बता सकते हो संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस। हुआ ऐसा था कि 24 जनवरी 1950 को अपने जो यूनाइटेड प्रोविंस था, जो उत्तर प्रदेश था, इसका नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया था। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। हुआ ऐसा था कि वर्ष 2018 में वर्तमान योगी जी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 जनवरी को प्रदेश दिवस मनाने की क्या की? घोषणा की। तो सबसे पहले कब मनाया गया था, इस बात को भी ध्यान रखना। सबसे पहले उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया था? तो वर्ष 2018 में, कह सकते हैं 24 जनवरी 2018 को। इस डेट को भी याद कर लेना, फैक्ट अच्छा है, स्टार लगा लीजिए आप इस पे। आगे चलते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का कितना % है? बेहतरीन क्वेश्चन है। आप मेरे भाइयों को पता होगा, जो भारत का क्षेत्रफल है, भारत का अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो बताइएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इस वाले क्षेत्रफल में अगर यूपी की भागीदारी कितने % है? परसेंट में पूछा है मेरे भाई, कितने पूछा है? परसेंट में पूछा है। तो बता दीजिए, यूपी की भागीदारी 7.33% है। कितनी है? 7.33% है। इसके मत करिएगा, ये मत सोचिए कि अभी आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सरल आ रहे हैं, चिंता मत करिए। आगे अपनी जो सेशन होगा इसी में
आप अपनी तैयारी को आंक लेना, अपनी तैयारी कितनी अच्छी है। मैंने 10 क्वेश्चन का वादा किया आपसे, अगर 10 क्वेश्चन में आप स्किप करते हैं सेशन को तो आप जिम्मेदार होंगे। मैंने हर 0 पॉइंट से लेकर के हीरो पॉइंट तक लेकर गया हूं उसमें। तो देखिए यूपी की हिस्सेदारी कितनी है तो बता दीजिए मेरे भाई, 7.33% है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगर यूपी का टोटल एरिया पूछा जाए तो बताइए 2,40,928। इस डाटा को याद कर लेना। अगर यूपी का क्षेत्रफल पूछा जाए कितना है तो एक बार फिर बताऊंगा। भारत का मैंने कितना बताया था, भारत का एरिया बताया था मैंने 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर यूपी का पूछा जाए आपके उत्तर प्रदेश का तो बता दीजिएगा यूपी का कितना है तो बताइए 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इस समय यूपी की पार्टनरशिप कितनी बताई थी मैंने, 7.33% बताई थी। इन दोनों डाटा को याद कर लेना, 2,40,928 जो ये लिखा हुआ है, और इंडिया का आपके सामने ये लिखा मैंने बता ही दिया है। आगे ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश पूछा गया है। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। बेस्ट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखना। अगर देखा जाए कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, क्वेश्चन पूछा गया है तो मेरे भाई बहन बताना, भारत का चौथा स्थान है। कौन सा, चौथा स्थान। अब आप ये कहेंगे पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर मित्र राजस्थान है, राजस्थान है। दूसरे स्थान पर एमपी है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, मनी प्रॉब्लम नहीं, मध्य प्रदेश। ठीक है, तीसरे नंबर पर कौन है तो महाराष्ट्र है। चौथे नंबर पर कौन है तो बताइए अपना यूपी है। ये चार चौथे नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे ध्यान दीजिए, आपको पता है कि जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928। रटा दूंगा, बस सेशन बने रहिए। आपकी कितनी भी कमजोर तैयारी हो लेकिन फिर भी कहूंगा मैं, सेशन बने रहिए, मैं आपको सारे क्वेश्चन रटा दूंगा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 है। टोटल परसेंटेज कितना है, भारत में 7.33% है। अच्छा, एक बात और आपको बताऊंगा, अगर उत्तर प्रदेश का क्षेत्र लंबाई चौड़ाई पूछी जाए कि उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, तो देखो उत्तर प्रदेश की जो लंबाई है, ये वाली लंबाई है, ये कितनी है, 650 किलोमीटर है। कितनी है, 650 किलोमीटर, याद रखना मेरे भाई। ठीक है, अगर इसकी चौड़ाई पूछी है तो 240 किलोमीटर है। इन सारे फैक्ट याद रखना। देखो यहां पर मैंने कई फैक्ट बता दिए, जैसे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928। टोटल भारत में 7.33। इसकी लंबाई कितनी है तो लंबाई बता सकते हैं, 650 किलोमीटर के समथिंग है, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 240 किलोमीटर के समथिंग है। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना। अब देखो एक फैक्ट आपको बता देता हूं, 240 किलोमीटर और 240 आप इस तरह याद कर लीजिए। ठीक है, क्षेत्रफल में 240 है और इसे चौड़ाई में भी कितना है, 240, 928 अलग से याद कर लेना। इन बातों को याद इस तरीके ट्रिक से याद कर लीजिए मेरे भाई, कुछ नहीं है बिगड़ा। अभी आपके पास समय है, टाइम है, आप बस जुट जाइए, दिन को घंटों में बदल करके तैयारी कर दीजिए। मैं सच बता रहा हूं, अभी आपके पास बहुत घंटे हैं। 23 तारीख को एग्जाम होना है, आज 16 तारीख है। दिन को घंटे में बदल दीजिए, 3 घंटे सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। फोन से दोस्तों से कम बात करिए, बस तैयारी में लगे रहिए। आगे चलते हैं। देखो मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा, इससे परेशान ना हो। पूछा यह गया है उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, पूछा जाता है। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला और सबसे कम क्षेत्रफल वाला, तो सबसे अधिक किसका है मेरे भाई, तो बता दिए लखीमपुर खीरी का है। किसका, लखीमपुर खीरी का है। और सबसे कम किसका है, हापुड़ का। इसलिए हम बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, बता सकते हैं लखीमपुर खीरी का, और हापुड़ का सबसे कम है। आप पाएंगे जो लखीमपुर खीरी है, जो क्षेत्रफल का दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, उसका जो एरिया है वो 7680 वर्ग किलोमीटर है। कितना, 76 से 80 वर्ग किलोमीटर है। इसके साथ साथ हापुड़ का सबसे कम है, 660 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इन दोनों फैक्टों को आप लोग याद कर लेना। पूछा गया उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती, अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ बनाता है, आपको यहां पर कुछ बातें बताना चाहता हूं। जैसे अगर पूछा जाए कि अपना जो उत्तर प्रदेश है वह कितने राज्यों से सीमा रेखा बनाता है, अगर राज्यों की बात पूछी है कितने राज्यों से सीमा रेखा बनाता है, तो बताइए 8 राज्यों से। कितने से, 8 राज्यों से। पूछा जाए कितने
केंद्र शासित प्रदेश से सीमा रेखा बनाता है? तो बताइए, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, एक केंद्र शासित प्रदेश है वो दिल्ली है। और ये पूछा है कितने देशों से सीमा रेखा बनाता है? तो कंट्री पूछा जाए देश का, तो बताइए एक देश है, उसका नाम क्या है? नेपाल। नेपाल देश से क्या बनाता है? सीमा रेखा बनाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किसके साथ बनाता है? तो बताइए नेपाल के साथ बनाता है। अच्छा, नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा रेखा बनाते हैं? तो आप बता दीजिए। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के 7 जिले, कितने जिले? 7 जिले सीमा रेखा बनाते हैं। कौन कौन से हैं वो बता दूंगा, चिंता न करें। 8 जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं वो भी बता दूंगा, चिंता न करें। इसी सेशन में आप सब याद कर ले जाएंगे, मैं आपको इसी सेशन में याद करा दूंगा, इस बात की गारंटी है मेरी। अब देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो राइट आंसर कौन सा है? बस्ती, ये वाला डी सही है इसका। देखिए, जो नेपाल से सीमा रेखा नहीं बनाता है वो बस्ती नहीं बनाता है। कौन सा जिला? बस्ती नहीं बनाता है नेपाल के साथ सीमा रेखा। एक बात और बताऊंगा, नेपाल के से 7 जिले सीमा रेखा बनाते हैं, वो कितने किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाते हैं? तो बताइए 780 किलोमीटर के समथिंग, 579 किलोमीटर के समथिंग, 579 किलोमीटर आप लोग याद कर सकते हैं, या इसको नहीं याद कर सकते तो 580 किलोमीटर याद कर लीजिए, ठीक है? उसमें से एक घटा देना, ठीक है? 7 जिले सीमा रेखा बनाते हैं, यही बता दिया मैंने। कौन कौन से जिले मित्र, इनको आपको याद करना पड़ेगा। इसमें मैं मतलब इसके लिए आप चाहे ट्रिक बना लें या कुछ ही बना लें, ठीक है? ये 7 जिले कौन कौन से सीमा रेखा बनाते हैं? सबसे पहले सिद्धार्थनगर, कौन सा? सिद्धार्थनगर बनाता है। उसके बाद बलरामपुर, श्रावस्ती बनाता है, याद कर लेना। सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। फिर एक बार देखिए, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। जिस तरीके से मेरे पसीना चल रहा है ना सर से, आपको दिखाई दे रहा होगा। जब तक आप इस तरीके से मेहनत नहीं करेंगे तब तक मित्र मुझे नहीं कहना चाहिए कि आपके कंधों पर स्टार नहीं हो सकते हैं। आप भी इसी तरीके से पसीना बहाइए, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन होगा, दावे के साथ सिलेक्शन होगा, ये मैं अपने अंदर से कह रहा हूं। बशर्ते मेहनत करिए। जो आपके पास समय बचा हुआ है वो दिनों को घंटों में बदल कर तैयारी कर दीजिए। 3 घंटे सो लीजिए, 4 घंटे सो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम के बाद कितना चाहो उतना सोना, कोई दिक्कत नहीं है। जब सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद कुछ भी करिए, आपका जो लाइफ है वो गोल्डन हो जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा, ठीक है? तो एक बार फिर बताऊंगा मैं। सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, इनको याद कर लीजिए। टोटल सीमा कितनी है? 580 किलोमीटर, 7 जिले हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? ये पूछा गया है। जैसे मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करूंगा, ये 4 दिशाएं होती हैं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ये दिशा तो आप जानते होंगे। जो पूर्व की ओर उत्तर प्रदेश का जैसे ये वाला है, ठीक है? तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो सबसे पूर्वी जिला मित्र कौन सा है? बलिया है। कौन सा है? बलिया, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। लेकिन पश्चिमी जिला पूछा जाए, पश्चिमी जिला पूछा जाए तो बताइए शामली है। कौन सा? शामली। लेकिन अगर उत्तरी जिला पूछा जाए तो सहारनपुर बताइए मेरे भाई, सहारनपुर बताइए। लेकिन दक्षिण जिला पूछा जाए तो आप बताइए सोनभद्र। कौन सा? सोनभद्र, सोनभद्र। आप लोग याद रखना। पूर्वी कौन सा है? बलिया, जो आपका ये रहा। पश्चिमी कौन सा है? शामली, शामली ये रहा। सबसे उत्तरी कौन सा है? सहारनपुर ये रहा। दक्षिणी कौन सा है? सोनभद्र ये है। मैंने चारों जिले बता दिए आपको, ठीक है? अब आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्वी बलिया है, पश्चिमी शामली है, उत्तरी कौन सा है? सहारनपुर, और दक्षिण कौन सा है? सोनभद्र। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है? इसमें यही दिखा हुआ है। अच्छा, ये पूछा गया है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो मैंने आपको जस्ट बताया था लखीमपुर खीरी है। कौन सा मेरे भाई? लखीमपुर खीरी है। रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना बताया था मैंने? तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर बताया था। टोटल भारत में 77% है। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है और हापुड़ सबसे छोटा है मेरे भाई, बिल्कुल याद कर लीजिए। आगे ध्यान दीजिए। पूछा गया है निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ जो सीमावर्ती राज्य सीमा बनाता है? ये पूछा गया है। मतलब भारत के उत्तर प्रदेश के साथ 8 जो राज्य हैं वो जो सीमा रेखा बनाते हैं, उनमें से कौन सा इसमें दिया हुआ है? ये पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए। देखिए, पश्चिम बंगाल तो बनाता नहीं है, आंध्र प्रदेश भी नहीं बनाता है, पंजाब भी नहीं बनाता है, राजस्थान बनाता है। कौन सा बनाता है? राजस्थान
उत्तर प्रदेश के साथ क्या बनाता है, सीमा रेखा बनाता है मेरे भाई। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें आ गई हैं, उनको आपको देखना पड़ेगा। ये तो बता दिया हमने 8 राज्य बनाते हैं, ठीक है, सीमा रेखा बनाते हैं। कभी कभी जैसे मैंने आपको बताया 2,40,928 वर्ग किलोमीटर यूपी का क्षेत्रफल है, ठीक है। अगर ग्लोब पे देखा जाए, ग्लोब जानते होंगे आप पहले एक काम करिए, एक एटलस नामक पुस्तक होती है, उसे लेकर बैठ जाइए और उसमें यूपी का मैप निकाल लीजिए वहाँ से, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। जैसे मान के चलिए ये यूपी है, मैं अलग से इस तरह बना देता हूँ, ये यूपी है भाई, ठीक है, ध्यान दीजिए ये यूपी है। अगर पूछा जाए कि इसकी जो स्थिति भारत में कहाँ पर है, ग्लोब पर कहाँ पर है, तो अगर हम नॉर्थ में लेके चले, ये भी नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है, ठीक है। इसका अगर नॉर्थ में लेके चलें तो जिसकी ग्लोब पर स्थिति देखेंगे 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से, कितना 23 डिग्री, यहां पर कितना मेरे भाई 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश, समझ में आ रहा है ना, अक्षांश से लेकर के ठीक है, कितना 30 डिग्री 24 मिनट, 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश। मैंने उत्तरी अक्षांश क्यों कहा, इसको भी उत्तरी अक्षांश खाता है, इसको और इसको भी उत्तरी अक्षांश खा है, क्योंकि हम लोग उत्तरी की तरफ जा रहे हैं। हम लोग जैसे ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से हम लोग उत्तर की ओर तो हैं, इधर साउथ है इधर नॉर्थ है, तो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य अपना उत्तर प्रदेश स्थित है। अगर इसकी मतलब पूर्व पश्चिम की बात की जाए, क्यों पता है जो अपना भारत है पूर्वी देशांतर की तरफ स्थित है, तुम पाएंगे कि पूर्वी अक्षांश में देखेंगे तो पूर्वी अक्षांश यहां पर है, ये 77 कितना भाई 77 डिग्री 05 मिनट पूर्वी देशांतर, क्या मित्र, पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये मैंने इसकी चारों कंडीशन बता दी, 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर के पूर्वी देशांतर से लेकर के 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर है। देखो कोई पूर्व पश्चिम मत कर देना, इसमें उत्तर दक्षिण मत कर देना, केवल उत्तर उत्तर है और पूर्व पूर्व है, ठीक है, उत्तर पूर्व याद रखना बस केवल, ठीक है, और ये आंकड़े याद कर लेना ताकि आपको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। आगे ध्यान दीजिए, पूछा गया कब संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश पड़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम पहले यूनाइटेड प्रोविंस था, संयुक्त प्रांत था, बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया था, ठीक है। और उस समय 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश का नाम क्या रखा गया था, उत्तर प्रदेश रखा गया था। उस समय इस राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे, तो गोविंद वल्लभ पंत थे। कौन थे मेरे भाई, गोविंद वल्लभ पंत थे, जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। आप लोग बेहतरीन तरीके से इस बात को याद रखना। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है, तो बता देना, उत्तर प्रदेश का जो राज्य की पशु है वो बारहसिंगा है। कौन सा, दलदली बारहसिंगा है, ठीक है, इस तरह से याद रख लेना। आगे ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है वो सारस है। सारस से आप लोग परिचित होंगे, ये हमेशा कपल के रूप में पाया जाता है, ठीक है, आप लोग याद रखना, ये हमेशा कपल के रूप में पाया जाता है। जो भारत का उत्तर प्रदेश का क्या है, राजकीय पक्षी है, जो आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है। इसे क्रोच भी कहा जाता है। और एक बात और बता दें आपको, लगभग 9000 से अधिक पूरे भारत में ये सारस पाए जाते हैं। इसमें सबसे अधिक सर्वाधिक ये सारस है वो यूपी में है। कहां पर है, यूपी में, इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है मेरे भाई। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, तो पलाश है। कौन सा, पलाश है। इनको तो आप लोग फैक्ट ग्रुप में जानते होंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे। अब देखिए मैं एक बार रिवीजन कर देता हूं, रिवीजन करने में कुछ नहीं जाता है अपना। जैसे राजकीय पशु मैंने क्या बताया था, बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या बताया था, सारस बताया था, इसे क्रोच भी कहते हैं। राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो ध्यान रखना अशोक का वृक्ष है। कौन सा, अशोक का वृक्ष, देखा होगा आपने अशोक का वृक्ष। सरकारी जो क्वार्टर होते हैं, सरकारी जो भवन होते हैं, उनके पास जाइए, आपको ये अशोक का वृक्ष मिल जाएगा, लंबे रूप में खड़ा हुआ है, ठीक है। इसके साथ इसका राजकीय खेल कौन सा है, तो राजकीय खेल मेरे भाई हॉकी है। अगर भारत का पूछा जाए या यूपी का पूछा जाए, हॉकी बताना। और राजकीय चिन्ह क्या है, तो राजकीय चिन्ह में आप क्या क्या चीज देखते हैं, तो एक व्रत देखते हैं। क्या देखते हैं, गोला इस टाइप का एक व्रत, 2 मछलियां देखते हैं। क्या, 2 मछलियां देखते हैं इस टाइप से। तीर धनुष देखते हैं। क्या देखते हैं, तीर धनुष। अच्छा, इसे स्वीकार कब किया गया था, जो आप चिन्ह देखते हैं
जस्ट आपको दिखाऊंगा इसे एक्सेप्ट कब किया था, तो 1938 में। कब मेरे राजा भैया? 1938 में। बताइएगा कब स्वीकार किया गया था? 1938 में। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं। कितने? 75 जिले हैं और 18 मंडल हैं मेरे भाई, आप लोग याद रखना, ठीक है। आगे चलें। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपद की संख्या कितनी है? ये फैक्ट अच्छा मेरे भाई, इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देर मत करिए, इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए मेरे साथी, मैं भी आपके साथ याद कर लूंगा। आप बुंदेलखंड क्षेत्र है वो आर्थिक क्षेत्र में बटा हुआ है, उसमें कितने जिले आते हैं? तो ध्यान रखना 7 जिले आते हैं मेरे भाई। कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब आप कहेंगे 7 जिले कौन कौन से हैं, तो परेशान न हो, 7 जिले आपके सामने जस्ट अभी दिखाता हूं। ये 7 जिले हैं, कौन कौन से हैं? 7 जिले जो बुंदेलखंड के आर्थिक क्षेत्रफल में आते हैं। तो सबसे पहले चित्रकूट है। कौन सा? चित्रकूट। आप मैप निकाल लीजिए, मैप में देखिए चित्रकूट कहां पर है। आप के पास अगर मैप हो तो मैप में देखिए, या कोई बुक हो, बुक में उत्तर प्रदेश का मैप दिया हो, कुछ नहीं है तो आप नेट पे जाइए, गूगल पे जाइए, वहां देखिए उत्तर प्रदेश का मैप निकाल करके चित्रकूट कहां पर है। चित्रकूट हुआ जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, बांदा हुआ, महोबा हुआ, हमीरपुर हुआ, जालौन हुआ, झांसी हुआ, ललितपुर। ये 7 जिले मेरे भाई। कौन कौन से? एक बार फिर देखेंगे। चित्रकूट, एक बात सुन लीजिए मेरी, नेपाल से सटे हुए जो भी जिले आपको याद करने पड़ेंगे 1,00,000% यहां से एक क्वेश्चन मिलता है। दूसरा क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएगा, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। चित्रकूट, उसका बाद बांदा, उसका बाद महोबा है, हमीरपुर है, जालौन, झांसी और ललितपुर। आप लोग एक ध्यान रखना, ललितपुर झांसी दोनों पास पास में ही है, ठीक है। क्लियर हो गया? 2। तीसरा चित्रकूट, आप मैं बार बार नाम ले रहा हूं तो 3 आपको वैसे याद होगी। 4 को और मेरे भाई याद कर लीजिए। कौन कौन से? बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन। जालौन, हमीरपुर, महोबा और बांदा। आप इस तरीके से याद कर लेंगे, 1-2 बार रिवीजन करेंगे, मेरे साथ बोलेंगे तो आपको 1,00,000% याद हो जाएगा। और मैंने आपसे वादा किया है कि आपको 10 क्वेश्चन इन सेशन से मिल जाएंगे, वो ऐसे ही मिलेंगे भाई। अगर आगे ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आदिकल्प की प्राचीन शैली से निर्मित है? मतलब प्राचीन कालों में वह एक गर्भ में था, जब वर्तमान समय में वो क्या हो गया है, बाहर निकल के आ गया है। उस जो क्षेत्रफल है से आदिकल्प कहते हैं, वो कौन सा है? तो ध्यान रखना बुंदेलखंड है। कौन सा? बुंदेलखंड है, वो 7 जिले वाला, ठीक है, 7 जिले वाला है, ठीक है। आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं। अच्छा, यहां पर जो बुंदेलखंड है मित्र, इसका प्राचीन नाम जेजाभुक्ति था। अगर आप इतिहास में पढ़ा होगा जेजाभुक्ति, और जेजाभुक्ति के चंदेल सुना है? चंदेल शासक हुए थे, चंदेल राजवंश था, ठीक है। तो जेजाभुक्ति की जन्मदिन थी, किसके? जेजाभुक्ति की। आगे ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राजकीय चिन्ह अंकित किया है? जिसे मैंने बताया, इसे 1938 में क्या किया गया था? एक्सेप्ट किया गया था, स्वीकार किया गया था। उसको जरा ध्यान दीजिए, वो चिन्ह कहां से लिया है? तो मित्र, ये रूमी दरवाजा से लिया है। किसने? रूमी दरवाजा से लिया है। और रूमी दरवाजा कहां पर है? तो बताइए, आपके लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ में। बिल्कुल तरीके से याद कर लीजिए। जो आपको मछली वाला चिन्ह जिसने बताया था 1938 में एक्सेप्ट किया गया था, वो चिन्ह कहां से लिया है? तो रूमी दरवाजे से लिया है। और ये कहां पर है? तो बता सकते हैं लखनऊ में। और लखनऊ में इसका निर्माण किसने कराया था रूमी दरवाजे का? तो बताइए, यहां का जो अवध का नवाब था। किसका? अवध। पहले जो अवध है, जो वर्तमान लखनऊ है, पहले से अवध के नाम से जाना जाता था। इसके एरिया को किस नाम से? अवध के नाम से जाना जाता था। आपने बक्सर का युद्ध सुना था? बक्सर का युद्ध 1764 में लगा गया था, उसका नाम आपने जरूर सुना होगा। वो उसमें अवध का जो नवाब था, उसने मतलब हिस्सेदारी ली थी, जो हार गई थी, ठीक है। जो रूमी दरवाजा है, इसका निर्माण किसने कराया था, पूछा जाता है। तो आसफउद्दौला ने कराया था 1784 में। कब कराया था? आसफउद्दौला। 100% इस नाम को याद रखना कि रूमी दरवाजे का निर्माण कब कराया था? 1784 में। किसने कराया था? आसफउद्दौला ने कराया था। वहीं से क्या लिया गया है? जुड़वा मछली का राजकीय चिन्ह अंकित किया गया है। जैसे मेरे भाई बहन को समझ में नहीं आ रहा है, वो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दे कि मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। आपकी एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, मेरी तरह से लगी रही। बस केवल आपको वादा किया है मैंने कि आपको 10 क्वेश्चन दूंगा मैं।
अच्छा, जो नोएडा है, नोएडा का नाम आपने जरूर सुना होगा। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में, ये पूछा गया है। नोएडा है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो नोएडा उत्तर प्रदेश के जो गौतम बुद्ध नगर है, कौन सा? गौतम बुद्ध नगर है, उसमें है। अच्छा, नोएडा ऐसे लिखा जाता है। तो नोएडा की फुल फॉर्म क्या है? मैं आपसे कमेंट सेक्शन में पूछता हूं, नोएडा की फुल फॉर्म क्या है? मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताएं। अगर आपकी तैयारी है तो अभी बताएं। अगर आप जानते हैं नोएडा की फुल फॉर्म तो मुझे जस्ट कमेंट सेक्शन में अभी बताएं भाई, ठीक है। लेकिन ये कहां पर है? गौतम बुद्ध नगर में है। तब तक मैं आपको नोएडा की फुल फॉर्म बता ही देता हूं। आप ये कहेंगे हमसे नहीं आ रही है, लेकिन नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब जान जाइए। अब आपको जाननी ही पड़ेगी, क्योंकि वर्दी आपको पहननी है। वर्दी आपको पहननी है। नोएडा की फुल फॉर्म होती है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। क्या होती है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी क्या होती है बच्चा? फुल फॉर्म होती है, याद कर लेना, ठीक है। और ये कहां पर है? गौतम बुद्ध जिले में है, ठीक है। यह राष्ट्रीय जो राजधानी है, जिसे एनसीआर कहा जाता है, उसमें ये शामिल है। उसमें शामिल है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा अलग अलग हैं, दोनों उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध जिले में स्थित हैं, ठीक है। दोनों बातों को आप लोग याद रखना मेरे भाई। अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, ये जिले दिए हुए हैं, इसमें यह पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो एरिया की दृष्टि से पूछा गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम में, मतलब क्षेत्रफल में आरोही क्रम में पूछा गया है। इसको सीरीज को लगाना है। आरोही मतलब सबसे छोटा जैसे 1, उसके बाद 2, 1 से बड़ा 2 होता है, 2 से बड़ा 3 होता है, 3 से बड़ा 4 होता है, 4 से बड़ा 5 होता है। इसे आरोही क्रम कहते हैं। अवरोही क्रम कैसा होता है? उल्टा होता है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, ठीक है। तो इसमें आरोही क्रम पूछा गया है। तो इसमें आरोही क्रम के अनुसार पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये जिले आपको बताने हैं। तो देखिएगा, इसमें गौतम बुद्ध नगर देखेंगे तो इसका क्षेत्रफल सबसे कम है। गौतम बुद्ध नगर है मेरे भाई, इसका क्षेत्रफल सबसे कम है। उससे बड़ा किसका है? बाराबंकी का है। उसका बड़ा मिर्जापुर का। सबसे बड़ा इसमें कौन सा है तो बता सकते हैं? सोनभद्र का। इसलिए सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। इनका क्षेत्रफल भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे गौतम बुद्ध का नगर कितना है तो 1282 वर्ग किलोमीटर है। बाराबंकी कितना है? 4402 है। मिर्जापुर का 4405 है और सोनभद्र का 6905 वर्ग किलोमीटर में है। तो ये आरोही क्रम में है। किसमें मेरे भाई? आरोही क्रम में। आप लोग ये पीसीएस जैसे एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग इस डाटा को याद कर लीजिए एक बार, ठीक है। सोनभद्र जिला स्पर्श करता है। ये देखिए, इसकी विशेषता यह है, जो सोनभद्र जिला आप मैप में देखेंगे उत्तर प्रदेश में, तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला भी है। ये भी आपको बता चुका हूं। सबसे दक्षिणी जिला आपका सोनभद्र है उत्तर प्रदेश का। उत्तरी जिला सहारनपुर है, पूर्वी जिला बलिया है, पश्चिमी जिला शामली है। ये आपको बता चुका हूं। 9,40,298 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। तो ध्यान दीजिए, सोनभद्र जिला है, ये पूछा गया है कितने जिलों से, कितने राज्यों से सीमा रेखा बनाता है। तो मित्र, ये 4 राज्यों से, कितने राज्यों से? 4 राज्यों से सीमा रेखा बनाता है, ठीक है। कौन कौन से बनाता है तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले मध्य प्रदेश से बनाता है, ठीक है। उसके बाद बनाता है झारखंड से। कौन से? झारखंड से बनाता है, झारखंड। उसके बाद छत्तीसगढ़ से बनाता है। उसके बाद बताना बिहार से बनाता है। 4 राज्यों सीमा रेखा बनाता है आपका कौन सा? सोनभद्र। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार। इनको आप बेहतरीन तरीके से याद रख सकते हैं बच्चा, ठीक है। ये सोनभद्र दिया हुआ है। देखो, एक बार बताने की कोशिश करूंगा मैं। देखो, ये सोनभद्र है, जो इस कलर में दिखाया गया, ये सोनभद्र है। ये मध्य प्रदेश है, एमपी है। ये झारखंड है, ये छत्तीसगढ़ है, ये झारखंड ये है, और बिहार आपका ये है, ठीक है। 4 राज्यों में सीमा रेखा बनाता है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। अब देखिए, आप लोग फंसाना, अगर आपने ईमानदारी तरीके से याद किए हैं, वो 7 जिले उत्तर प्रदेश के जो नेपाल से सीमा रेखा बनाते हैं, 579 किलोमीटर की समथिंग है जो सीमा रेखा है, उसमें कौन सा जिला सीमा रेखा नहीं बनाता है। तो देखो, पीलीभीत बनाता है, श्रावस्ती बनाता है, बहराइच बनाता है, लेकिन सीतापुर नहीं बनाता। कौन सा नहीं बनाता? सीतापुर नहीं बनाता। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आपको भी ऐसे कंठस्थ मेरे राजा भैया याद होना चाहिए। एक बार चलो, फिर आप लोग बेशरम हो गई हो, आपको याद नहीं है। चलो एक बार आपकी बेशरमी की हद को उतार देता हूं मैं, एक बार फिर देख लीजिए, फिर याद कर लेना, ठीक है। सबसे पहले सिद्धार्थनगर, उसके बाद बलरामपुर, उसके बाद श्रावस्ती, महाराजगंज, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी,
बहराइच है, मतलब बलरामपुर नहीं, बहराइच है, और पीलीभीत। तो सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, ये 7 जिले आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो मैंने आपको बताया था कि 8 राज्यों से लगती है। रिपीट हो गया क्वेश्चन, कितने से? 8 राज्यों से लगती है। कितने से भैया? 8 राज्यों से लगती है। अच्छा, कभी कभी इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं, तो एक बार आप लोग लिख लीजिए ना। सबसे पहले उत्तराखंड, यूके बोल देते हैं उसे, उत्तराखंड। दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। अच्छा, उत्तराखंड से यूपी कितने जिले सीमा रेखा बनाते हैं? तो बताइए 7। हिमाचल प्रदेश से कितने सीमा रेखा बनाते हैं जिले? उत्तर प्रदेश के 1। उसके बाद आप देखेंगे हरियाणा, हरियाणा से कितने जिले सीमा रेखा बनाते हैं? 6। उसके बाद राजस्थान, राजस्थान से कितने सीमा रेखा बनाते हैं? तो बताइए 2। कौन कौन से? मथुरा और आगरा। उसका मध्य प्रदेश, एमपी से 12 होंगे या 11 है, शायद कंफ्यूजन है मुझे, ठीक है। 6वें नंबर पर है आपका, कौन सा है? मध्य प्रदेश हो गया। उसके बाद छत्तीसगढ़। 7वें नंबर पर कौन सा है? झारखंड। 8वें नंबर पर कौन सा है लाला? बिहार। कौन सा है? बिहार। तो मित्र याद कर लीजिएगा, ये 7-8 जिले हैं, 8 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा रेखा बनाते हैं। कंठस्थ याद कर लेना राजा भैया, ठीक है। कोई धोखा नहीं देगा इसमें, बिल्कुल कंजूसी नहीं करेगा, 8 को याद करेगा, ठीक है। पूछा गया है उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती? तो देखो, राजस्थान से लगती है, झारखंड से लगती है, हरियाणा से लगती है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं लगती, इसलिए डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आपने जो मैंने जस्ट बताया था उसको समझ लिया, आप बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। पूछा गया है कि कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड जो आर्थिक क्षेत्र है जिसमें 7 जिले आते हैं, कौन जो संबंधित है? तो देखिए, फतेहपुर तो नहीं हो सकता है, जौनपुर भी नहीं हो सकता है, बस्ती भी नहीं हो सकता है। कौन सा है? महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर, इस तरह से बताए थे आपको, आप लोग याद कर लेना भाई, ठीक है। 7 जिले कौन कौन से हैं? फिर एक बार देखिए, सबसे पहले चित्रकूट है और बांदा है, 2 याद हो गए, चित्रकूट, बांदा, बुंदेलखंड क्षेत्र में। 3 नंबर महोबा और हमीरपुर, इस तरह से याद करिए। जालौन, झांसी, ललितपुर, इन तीनों को एक साथ याद कर लीजिए। जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा और हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा, महोबा और हमीरपुर, इस तरीके से याद कर लेंगे। 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा भाई। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य की सीमा रेखा बनाता है? तो नेपाल बनाता है। कौन सा? नेपाल बनाता है। कितनी? 580 किलोमीटर के समथिंग है, ठीक है। वो 79 दिया है, कोई बात नहीं, इतनी बात समझ रहा हूं भाई कि 79 है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? मतलब एनसीआर, इसमें कितने जिले शामिल हैं? एनसीआर में 23 जिले शामिल हैं, ठीक है। तो 23वें जिले के रूप में शामिल किया है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? तो ध्यान रखना, शामली है। कौन सा? शामली है मेरे भाई। कौन सा? शामली जिले को 23वें जिले के रूप में शामिल किया है एनसीआर में, ठीक है। एनसीआर की फुल फॉर्म आप लोग याद रखना, नेशनल कैपिटल रीजनल। क्या होती है? नेशनल कैपिटल रीजन होती है, आप लोग याद रखना। हिंदी में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश का में जो 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है वो शामली जिला है, ठीक है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में के 8 जिले, कितने? 8 जिले। देखो, उत्तर प्रदेश के कितने जिले एनसीआर में शामिल हैं? 23 में से 8 जिले, ठीक है। कौन कौन से? मेरठ है मेरे भाई, मुजफ्फरनगर है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, बागपत, हापुड़ और शामली। इन 8 को आप लोग याद कर लेना। जो एनसीआर में शामिल हैं वो कौन कौन से? सबसे पहले मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली। 8 हो गए, 8 को याद कर लेना। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, मैं साइड से हट जाता हूं, ले लिया होगा। आगे चलते हैं, आगे जरा ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? नेपाल के साथ लगती है, ये पूछा गया है। तो महाराजगंज के साथ लगती है, ठीक है। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। मैं नहीं समझा था वो, सॉरी इसके लिए। आगे चलते हैं। हाँ, सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। सुमेलित नहीं है,
क्वेश्चन दिया हुआ है सुमेलित नहीं है। आप लोगों से एक बात कहूँगा यहाँ पर, अभी जिस तरीके से मुझे कन्फ्यूजन हुआ था ऐसे ही एग्ज़ाम टाइम में आपको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन ये कन्फ्यूजन मैंने जानबूझ के किया था। क्यों जानबूझ के किया था कि आप इस चीज़ को समझें। आपको जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठें तो मेरी गुजारिश यह है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को पहले सीरियस होकर के बड़ी सावधानी पूर्वक पढ़ें। नहीं शब्द है, नहीं शब्द, ये शब्द जो नहीं शब्द आए तो उसे सबसे पहले मेरी तरह गोला कर लें। इस तरीके से क्या कर लें? गोला कर लें। इस तरीके से मेरे भाई, इस तरीके से क्या कर लें? गोला कर लें, ताकि क्वेश्चन को समझने में आपको दिक्कत ना हो। पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है, तो ध्यान दीजिए लखीमपुर खीरी जिला है वो अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला है। ये तो सही है मेरे भाई, सही है ना। हापुड़ सबसे छोटा है। सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल वाला, ये भी सही है। सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला, ये गलत है। सीतापुर नहीं है, हापुड़ है। कौन सा? हापुड़, ठीक है। सीतापुर नहीं है, हापुड़ है न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जिला। और संत रविदास नगर ये न्यूनतम वन आच्छादित वाला क्षेत्रफल वाला, ये सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? सी सही है आप लोग। कौन सा? सी इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर है। अगला है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो मित्र ये हापुड़ है। कौन सा? हापुड़ है, आप लोग याद रखना, ठीक है। अगला दिया हुआ है कि यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, कौन सा? उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। तो आप मैप पे देखिए, बताइए केवल एक ही जिला ऐसा है उत्तर प्रदेश का जो तीन, इधर नॉर्थ में तीन राज्यों के साथ उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा रेखा बनाता है, वो आपका सहारनपुर है। और सहारनपुर की दूसरी विशेषता क्या है कि यह यूपी का सबसे उत्तरी जिला भी है। कैसा? उत्तरी जिला भी है मेरे भाई, इस बात को भी याद कर लेना, ठीक है। आगे चले, देखिए सहारनपुर जिला है जो इनके साथ क्या बनाता है? सीमा रेखा बनाता है। अब देखो, जिस हम राज्य की चिन्ह की बात कर रही थी, जो 1938 में एक्सेप्ट किया गया था, जरा उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य की चिन्ह में नहीं है, और हम नहीं को क्या करेंगे? पहले नहीं को नहीं कर देंगे इस तरीके से। देखो अब पहचान करिए, मछलियां इसमें हैं मछलियां। धनुष है, धनुष आपका भगवान राम का ये रहा धनुष। तीर है, तीर भी है, जब धनुष है तो तीर भी होगा। लेकिन मोर आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? डी है, क्योंकि मोर भारत का क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। आगे ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था सारस है। कौन सा? सारस है मेरे भाई। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अब देखिए एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन करने में कुछ नहीं जाता है अपना, ठीक है। एक बार मेरे साथ रिवीजन करिए। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का। पक्षी कौन सा है? सारस या क्रेन। अशोक का वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष है उत्तर प्रदेश का। पलाश का पुष्प क्या है? ये राजकीय पुष्प है। और राज्य का मतलब राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी। और राजकीय चिन्ह क्या है? व्रत, दो मछली, एक तीर और धनुष, जो आपको जस्ट आपको दिखाई बताया था मैंने आपको। आगे ध्यान दीजिए, पूछा उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिला मुख्यालय कहां पर है? ये बेस्ट क्वेश्चन है, ये बेस्ट क्वेश्चन है मित्र। इस पे आप स्टार लगा लीजिए, इस पे आप स्टार लगा लीजिए। पूछा गया है कि अम्बेडकर नगर जो जिला है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है मित्र वह अकबरपुर में है। किस कहां पर मेरे भाई? अकबरपुर में। आप लोग याद रखना, जो अम्बेडकर नगर है जिला है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? अकबरपुर में, ठीक है। अच्छा, अकबरपुर माती में कहा है, ये किसका हेडक्वार्टर है? तो ये कानपुर देहात का, कानपुर देहात का। और गौरीगंज किसका है? गौरीगंज किसका है? तो गौरीगंज अमेठी का है मेरे भाई। अमेठी जिला सुना है आपने? अमेठी जिला है, ठीक है। और रावटगंज है, ये सिद्धार्थ नगर जो जिला है उसका हेडक्वार्टर है रावटगंज, ठीक है। गौरीगंज अमेठी, रावटगंज सिद्धार्थ नगर, अकबरपुर है अम्बेडकर नगर, अकबर माती कानपुर देहात। इसके लिए मैं छोटा सा आपके सामने एक सेशन बना दूंगा, उसको जाके जरूर देख लेना, वो आपको 1 से 2 दिन में मिल जाएगा, ठीक है। इतने भी हेडक्वार्टर है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो उत्तरी जिला मैंने आपको बताया था सहारनपुर है। कौन सा है? सहारनपुर है। आगे ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? ये क्वेश्चन फंसाने वाला है।
आप 24 जनवरी 1950 मत मार दीजिए, आप 24 जनवरी 1950 मत मारिए, गलत हो जाएगा। जो सोच रहे हैं कि पुनर्गठन मतलब पुनः गठन किया गया था, इसका निर्माण तो आप इसका बता, उत्तर प्रदेश का निर्माण कब हुआ था तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन इसका पुनर्गठन कब किया गया था तो 1 नवंबर 1956 को किया गया था। कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 को किया गया था। एक ऑप्शन की ओर जाएंगे, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया था? तो आपको बताना चाहता हूं वर्ष 2000 में। कब? वर्ष 2000 में नवंबर का महीना था। उत्तर प्रदेश के 13 जिले काट करके उत्तराखंड बनाया गया था। क्या बनाया गया था? उत्तराखंड बनाया गया था। ठीक है, पहले से जब बनाया गया था उत्तरांचल कहते थे। क्या कहते थे? उत्तरांचल कहते थे। बाद में इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 13 जिले काटे थे। ठीक है, 13 जिले काट करके बनाया गया था। ठीक है, पूछा गया है कब उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था, यह पूछा गया है। तो 9 नवंबर वर्ष 2000 को। कब? 9 नवंबर वर्ष 2000 को। बातें याद आ रही होंगी कुछ। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्य की भाषा क्या थी? हाँ, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्य की भाषा मेरे भाई हिंदी है। क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्य की भाषा है वो कौन सी है? हिंदी है। और द्वितीय पूछी है कि दूसरी भाषा कौन सी? दूसरी भाषा कौन सी है? तो बताइए, वो उर्दू है। कौन सी? उर्दू है। उर्दू है। इसे कब शामिल किया गया था? तो 1989 में शामिल किया गया था। कब? 1989 में शामिल किया गया था दूसरी भाषा उर्दू को। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। पहली भाषा क्या है? हिंदी है। ठीक है, अच्छा दूसरी भाषा कौन सी है? तो बता दिया मैंने, उर्दू है, जिसे 1989 में शामिल किया गया था। ठीक है, आगे चलें। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह को कब एक्सेप्ट किया गया था? तो इसके बारे में चिल्ला के बताया था वर्ष 1938 में। वर्ष 1938 में। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। राष्ट्रीय राजधानी जिसे एनसीआर कहा जाता है, नेशनल कैपिटल रीजन कहा जाता है, में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? तो उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। और 8 के बारे में बता चुका हूं मैं। कितने? 8वां। और 8वां यूपी का तो 8वां शामिल हुआ था। ठीक है, और टोटल कितने हैं इसमें? 23। और 23वां जिला कौन सा था? तो बता सकते हैं, शामली था। ठीक है, कौन कौन से हैं एक बार फिर देख लीजिए। मेरठ, सबसे पहले मेरठ, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर। ठीक है, मेरठ, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और गौतम बुद्ध नगर। शामली, गाजियाबाद, बागपत और हापुड़, ये 8 जिले। ठीक है, इधर बेहतरीन तरीके से याद कर लेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा का गठन कब हुआ था? ये क्या पूछा गया है। उत्तर प्रदेश जो विधानसभा है उसका गठन कब किया गया था, ये पूछा गया है। बेस्ट क्वेश्चन है। जुलाई 1937 में। कब? जुलाई 1937 में किया गया था। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला है उत्तराखंड बनने से पहले उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? जो विधायक थे उनकी संख्या कितनी थी, ये पूछा गया है। तो मित्र 425 थी। कितनी थी? 425 थी। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। वर्तमान समय में कितनी है? तो 403 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मित्र, पूछा यह गया है कि उत्तराखंड बनने से पहले उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद, आपको पता है उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, विधानमंडल भी है, विधान परिषद भी है, सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो मित्र पहले कितनी थी? 108। वर्तमान समय कितनी है? 100 है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन दिया हुआ, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपको सब पता है 403 है। कितनी? 403 है विधानसभा में। विधानसभा सीटें कितनी है? 403 है। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। आगे ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था 100 है। कितनी है? 100 है। पहले कितनी थी? पहले 108 थी। ठीक है, डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर देश में किस राज्य में लोकसभा की सीटें सर्वाधिक हैं, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना, सर्वाधिक सीटों वाला जो राज्य है भारत का, वो अपना उत्तर प्रदेश है। कौन सा मित्र? उत्तर प्रदेश है। और आपको इस बात से जानकारी अभी हो गई होगी क्योंकि अभी 18वीं लोकसभा के क्या हुए हैं? चुनाव हुए हैं। इसको भी याद रख लेना क्रम को। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? तो 80 बता दीजिए आज की बात। कितनी? 80 हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक
विधानसभा का सीटों वाला जिला कौन सा है? तो बताइए, प्रयागराज है। कौन सा? प्रयागराज है। इसमें 8 विधानसभा सीटें, ठीक है। प्रयागराज है। प्रयागराज में सर्वाधिक क्या है? विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, पूछा गया मतदाताओं की संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? बड़ा क्षेत्रफल है जनसंख्या के आधार पर, गाजियाबाद है। कौन सा? गाजियाबाद इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला, उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? बेस्ट क्वेश्चन। अब तक मित्र उत्तर प्रदेश में 10 बार, कितनी बार? 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। हम लोग सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 10 बार उत्तर प्रदेश में क्या लग चुका है? राष्ट्रपति शासन, ठीक है। पहली बार कब लगा था? तो 25 फरवरी 1968 से लगा था, और ये कब तक चला था? 25 फरवरी 1969 तक चला था, ठीक है। और अंतिम बार 8 मार्च 2002 से लेकर के 3 मार्च वर्ष 2002 तक लगा हुआ था। इस फैक्ट को आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश को कुल कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को टोटल 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा जाता है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। कितने क्षेत्रों में? 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा जाता है, आप लोग याद रखना, ठीक है। पूछा गया है अप्रैल 2008 में निर्मित उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल कौन सा है? ये जो अलीगढ़ मंडल है, कौन सा? अलीगढ़ मंडल है। ये 18वां मंडल है उत्तर प्रदेश का। अच्छा, इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 1-2 जिला चलो मैं बता देता हूँ, एटा और कासगंज, हाथरस, और चौथा जिला कौन सा है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन दिया हुआ है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल निम्न में से कौन सा नहीं है? ये पूछा गया है, कौन सा नहीं है। इस बात को ध्यान रखना, फैक्ट किसी तरीके से आ सकता है, फंसा सकता है, ठीक है। ऐसा कौन सा मंडल है इनमें से जो सबसे बड़ा नहीं है, छोटा है? तो ध्यान रखना, अलीगढ़ मंडल। कौन सा मित्र? अलीगढ़ मंडल है, जो 18वें नंबर का मंडल है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है उत्तर प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितनी तहसील पूछी गई हैं? तो तहसीलों के बारे में आप लोग याद रखना, कितनी है? 315 है। कितनी? 351 है। कितनी मित्र? 351 क्या है? तहसीलें हैं राजा भैया। 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं। इनको बेहतरीन तरीके से याद कर लेना। आगे ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने निगमों की संख्या है? ये पूछा गया है। तो जो नगर निगम है वो कितने हैं? 17। कितने हैं? 17। 18 मंडल हैं और नगर निगम की संख्या कितनी है यूपी में? तो बता दीजिए, 17 हैं। कितने? 17 हैं। अगला है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम मुख्यमंत्री मैंने आपको बता चुका हूं, गोविंद वल्लभ पंत थे, ठीक है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। अगला, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? यह पूछा गया है। तो ध्यान रखना, चौधरी नारायण सिंह। कौन थे मित्र भाई? चौधरी नारायण सिंह। फैक्ट अच्छा याद कर लेना, इस क्वेश्चन को बहुत लोग कम जानते हैं। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो बताइए, चौधरी नारायण सिंह, जो उत्तर प्रदेश के थे। किसके थे? यूपी की थे। अगला, देश की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो जो पहली महिला राज्यपाल थी उनका नाम क्या था मित्र? तो सरोजिनी नायडू था। क्या नाम था? सरोजिनी नायडू था। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। और ये किस राज्य की थी? तो यूपी की थी। ये भारत की प्रथम महिला क्या थी? राज्यपाल थी। आप लोग याद रख सकते हो। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? ये पूछा गया है। तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे मित्र, वो पुरुषोत्तम दास टंडन थे। कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन थे। हम लोग सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, आप लोग याद रखना। अगला पूछा गया है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान समय में जो उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष कौन है इस समय पूछा गया है। तो बताना, सतीश महाना है। कौन है? सतीश महाना है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है, वर्तमान उत्तर प्रदेश विधानसभा के सभापति कौन है? तो वर्तमान समय में अगर देखा जाए विधान परिषद है, उसके सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह हैं। कौन है? कुंवर मानवेंद्र सिंह हैं। हम लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भाई। बिल्कुल भी इसकी मत करिए, बहुत मेहनत से ये सब कुछ बनाया हुआ है। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो से प्रीति दिवाकर हैं। कौन है?
प्रीति दिवाकर हैं, हम लोग बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो प्रीति दिवाकर हैं, हम लोग बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस पर स्टार लगा लीजिए, फिर ये मत कहना कि ये क्वेश्चन बताया नहीं। प्रथम लोकायुक्त कौन थे तो बता सकते हैं विश्वंभर दयाल, विश्वंभर दयाल थे। हम लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पूछा गया है 7वें उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन है, यह पूछा गया है। तो ध्यान रखना श्री संजय मिश्रा हैं। कौन है, श्री संजय मिश्रा हैं, जो वर्तमान समय में है। ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से सीमा रेखा बनाता है। इसके बारे में बता चुका हूं, ये कौन सा जिला है तो बताइए। इस जिले का नाम सहारनपुर है। कौन सा है, सहारनपुर है। हम लोग बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल के घटते हुए क्रम में सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए मैंने बताया था सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राज्य है वो आपका कौन सा है, राजस्थान। तो राजस्थान इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं, इसे काट देते हैं। दूसरा नंबर पर कौन सा है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सबसे बड़ा है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर और यूपी अपना क्षेत्रफल में चौथे नंबर पर है। जिस किसी मेरे भाई बहन के समझ में नहीं आ रहा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम वर्षा होती है, तो मथुरा जिला है मेरे भाई। कौन सा, मथुरा जिला है। मथुरा जिला में सबसे कम वर्षा होती है। उसके बाद आगरा में सबसे कम वर्षा होती है। उसके बाद पूछा गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो सबसे अधिक वर्षा होती है वो गोरखपुर में होती है। किसमें, गोरखपुर में होती है। आप लोग बताइए, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सबसे अधिक कहां होती है तो गोरखपुर में, और सबसे कम कहां होती है तो बताइएगा मथुरा में। आप लोग दोनों बातों को ध्यान रखना है। ठीक है। और सबसे ज्यादा मेले कहां लगते हैं तो बताइए मथुरा में लगते हैं। हमीरपुर और मथुरा में बराबर बराबर मेले लगते हैं। सोनभद्र जिले को कितने राज्य स्पर्श करते हैं, तो मैंने बताया था सोनभद्र जो जिला है उत्तर प्रदेश का ये वाला, इसे 4 राज्य, और 4 राज्य के बारे में बता चुका हूं कौन कौन से राज्य तो स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है तो तराई क्षेत्र है। कौन सा मित्र, तराई क्षेत्र है। गंगा यमुना का दोआब वाला क्षेत्र है, वहां सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला, उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है, और ये एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी भी है मेरे भाई। तो जहां पर सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में ही ये क्या है, रिफाइनरी स्थित है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र तेल रिफाइनरी कहां पर है तो बताइए मथुरा में। मथुरा वही मथुरा जहां पर सबसे कम वर्षा होती है। मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है तो मुरादाबाद जो जाना जाता है मेरे भाई वो धातु की कलाकृति के लिए जाना जाता है। किसके लिए, धातु की कलाकृति के लिए जाना जाता है। हम लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला दिया हुआ है उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है, तो पीतल नगरी मुरादाबाद को कहा जाता है। किसको, मुरादाबाद को कहा जाता है। आप लोग याद रखना मुरादाबाद को क्या कहते हैं, पीतल नगरी कहते हैं। ठीक है। कन्नौज को इत्र नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं, इत्र नगरी। ठीक है। पीतल नगरी मुरादाबाद को कहा जाता है। पूछा गया है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 200 वर्षों से अधिक समय से किस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है, तो बताइए कांच की चूड़ियों का। किसकी, कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद जाना जाता है। फिरोजाबाद किसके लिए जाना जाता है तो कांच की चूड़ियों के लिए जाना जाता है। जैसे पीतल के लिए मुरादाबाद जाना जाता है, इत्र के लिए कन्नौज जाना जाता है। ठीक है, इत्र के लिए कन्नौज जाना जाता है। और कैंची है, कैंची रामपुर की कैंची बहुत प्रसिद्ध है, इत्र कन्नौज का। और इसके साथ साथ ताले हैं, ताले के लिए अलीगढ़ जाना जाता है। ताले के लिए अलीगढ़ जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है, बी सही है। अच्छा, फिरोजाबाद को सुहाग नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुहाग नगरी, सुहाग नगरी कहते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना, फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। पूछा गया है सुमेलित नहीं है, मतलब सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना, स्कूटर इंडिया ये लखनऊ में है, सही है ये। मॉडर्न बेकरी कानपुर में, मॉडर्न बेकरी कहां पर है, कानपुर में। उर्वरक कारखाना ये बरेली में है। लेकिन जो सीमेंट जो उद्योग है वो बरेली में ना होकर के कहां पर है, चुर्क में है। चुर्क और डालमा ये कहां पर है तो ये दोनों सोनभद्र में है, सोनभद्र में है। इन बातों को ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है। स्कूटर इंडिया कहां पर है, लखनऊ में।
मॉडर्न बेकरी कानपुर में है। सीमेंट कहाँ पर है? चुर्क और डालमिया बरेली में नहीं है। उर्वरक कहाँ पर है? ये कारखाना तो ये बरेली में है। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहां पर स्थित है? तो ध्यान रखना, ये चर्म विकास विपणन जो निगम है वो आपका आगरा में स्थित है। कहां पर? आगरा में स्थित है। लेकिन चमड़ा जो राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहां पर? वो कानपुर में। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास प्राधिकरण बता दिया मैंने, आगरा में है। अगला दिया हुआ है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ध्यान रखना, खेल के सामान, इसमें क्रिकेट के खेल के सामान होते हैं, बल्ले वगैरह, वो मेरठ से आते हैं। ठीक है। दियसराई के लिए बरेली नहीं जाना जाता, ये नहीं है। फिरोजाबाद, 1 सेकंड बच्चों, दियसराई जाना जाता है, ये सही है, बरेली। लेकिन पीतल का सामान ये फिरोजाबाद नहीं है। ठीक है। लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर सही है। इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश का मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज स्थित है, ये पूछा गया है। स्टॉक एक्सचेंज स्थित है और ये पुराना भी है, और ये कहां पर है? कानपुर में है। कहां पर है? कानपुर में है। आप लोग याद रखना, ये उत्तर प्रदेश का मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है जो कहां पर स्थित है? तो बताइए, कानपुर में है। आप लोग याद कर लेना भाई। उसके बाद उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ये पूछा गया है। क्वेश्चन को याद कर लीजिए। अब आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन बेस्ट आ रहे हैं, तब तो आप लोग ये समझ रहे थे कोई बात नहीं है, ये तो हमें आते हैं। लेकिन अब आप एकदम क्रीम जैसी चीज हासिल करेंगे। ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो ये 1960 को हुई थी। कब हुई थी बच्चों? 1960 को हुई थी। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। ठीक है, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश कृत्रिम रबर का कारखाना कहां स्थित है? कृत्रिम रबर का मतलब कृत्रिम मान होता है बनावटी, जो मनुष्य द्वारा बनाई जाती हो, उसका कारखाना कहां स्थित है उत्तर प्रदेश में? तो गाजियाबाद में। कहां पर? गाजियाबाद में स्थित है। आप लोग याद रखना। अगला है, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, बेस्ट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना, आया हुआ है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहां स्थित है? तो बताइएगा, ये सहारनपुर में स्थित है। और सहारनपुर वैसे भी कागज उद्योग के लिए जाना जाता है मेरे भाई। ठीक है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहां पर स्थित है? तो सहारनपुर में। आप लोग याद कर लेना भाई। आगे ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहागनगरी कहते हैं? तो मैंने आपको जस्ट बताया था कि फिरोजाबाद को सुहागनगरी कांच उद्योग, चूड़ी उद्योग के नाम से जाना जाता है। आगे ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश के शहर को पूर्व का ग्रासलैंड के नाम से जाना जाता है। वेस्ट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखना। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जिसे पूर्व का ग्रासलैंड कहते हैं? क्या कहते हैं? पूर्व का ग्रासलैंड कहते हैं। तो कन्नौज को, किसको मेरे भाई? कन्नौज को कहते हैं। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। आगे ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री, कौन सी? मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहां पर स्थित है? तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री जहां पर रेल के डिब्बे बनते हैं, रायबरेली में। कहां पर? रायबरेली में। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बताइए, मॉडर्न कोच फैक्ट्री की रायबरेली जिले में स्थित है। रायबरेली में, लालगंज में। कहां पर? लालगंज में। 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। इन बातों को भी ध्यान रख सकते हो। पूछा यह गया है, किसके उत्पादन में भारत उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश किन किन वस्तुओं, फसलों का उत्पादन करता है, उनमें पहले स्थान पर भारत में वो आता है। तो गेहूं के उत्पादन पहले नंबर पर है, गन्ना के उत्पादन पहले नंबर पर है, और इसके साथ साथ आलू के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। आप लोग याद रखना, गेहूं, गन्ना और आलू। आगे दिया हुआ, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। कहां पर? क्या मथुरा में? मथुरा में तो रिफाइनरी है मेरे भाई। मथुरा में रिफाइनरी है, तेल शोधक कारखाना है। और नरोरा कहां पर है? नरोरा। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। और नरोरा ये कहां पर है? बुलंदशहर में। बुलंदशहर में है। नरोरा कहां पर है? बुलंदशहर में। ठीक है, आप लोग याद रखना। तो उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर है? नरोरा। नरोरा कहां पड़ता है? बुलंदशहर में, गंगा नदी किनारे पर है। ठीक है। पूछा गया है, कौन सा राज्य परमाणु ऊर्जा संयंत्र सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र दिए हुए एक साइड, ये इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो देखो, गुजरात में ककरापारा सही है, कर्नाटक में केंगा सही है, राजस्थान में रावतबाड़ा सही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में
तारापुर नहीं है। तारापुर कहाँ पर है? तो तारापुर महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इस तरीके से आप लोगों को याद होना चाहिए। तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो नरोरा है। कौन सा है? नरोरा है। इसलिए हम डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। डी इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? जहां क्या पाया जाता है? तांबा पाया जाता है। तो तांबा मित्र ललितपुर में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? ललितपुर में तांबा निकाला जाता है। उत्तर प्रदेश का यह क्षेत्र है। आगे ध्यान दीजिए, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो मैं जानता हूं सभी लोगों को पता होगा, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। कहां पर? वाराणसी में हुआ था। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ये पूछा गया है। आगरा में जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण किसने कराया था? तो जिसने ताजमहल का निर्माण कराया था उसने मोती मस्जिद का निर्माण कराया था शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। अच्छा ये बताएंगे, जो दिल्ली की, ये तो आगरा वाली है। कौन सी? आगरा वाली है। अगर दिल्ली वाली पूछिए, दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो बताइए, औरंगजेब ने। किसने बच्चा? औरंगजेब ने कराया था। ठीक है, इन बातों को याद रखना। पूछा गया है, सूफी कवि अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का नाम आपने जरूर सुना होगा। जो सूफी कवि थे अमीर खुसरो, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ये पूछा है। तो इनका जन्म, अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था। कहां पर हुआ था? एटा में हुआ था। डी ऑप्शन की हो जाएंगे। एटा में पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, पटियाली नामक स्थान पर हुआ था अमीर खुसरो का जन्म। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिलों को नवाबों का शहर कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि जो लखनऊ है, जो उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी है, इसे नवाबों का क्या कहा जाता है? शहर कहा जाता है। 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो अटाला मस्जिद है मित्र, ये पूछी जाती है। इसका निर्माण किसने कराया था? सरकी शासक हुए थे। सरकी शासक, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, लेकिन है कहां पर ये? तो बताइए, जौनपुर में। कहां पर है? जौनपुर में। आप लोग याद रखना। ठीक है, अगला, किसे शेर बलिया के नाम से जाना जाता है? किसे? शेर ए बलिया। मतलब जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है? ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना, जो चिंतू पांडे थे, कौन थे? चिंतू पांडे थे। चित्तू पांडे भी कहते हैं इनको। शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है। 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? ये पूछा गया है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने किया था। किसने किया था? नाना साहब ने किया था। आप लोग ध्यान रखना, नाना साहब ने कानपुर में किया था। और जो कुंवर जगदीश सिंह हैं, कुंवर जगदीश सिंह, इन्होंने बिहार में किया था। बिहार के भागलपुर में। ठीक है, और बेगम हजरत महल, इन्होंने कहां पर किया था? तो इन्होंने लखनऊ में किया था। कहां पर किया था? लखनऊ में नेतृत्व किया था। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है तो कजरी भी है, सोहर भी है और चैती भी है, लेकिन ये नहीं है तेरी ताली। ये राजस्थान का है। किसका है? राजस्थान का है। तेरह ताली कहाँ का है? राजस्थान का है। बाद बाकी कजरी, सोहर और चैती कहाँ के? उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। कौन सा मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो देखो ध्यान दीजिए, नाचनाथ ठाकुर का मंदिर उत्तर प्रदेश में है। तिगवा का विष्णुदेव का मंदिर है। भुमरा का मंदिर है। लेकिन देवगढ़ कहाँ पड़ता है मित्र भाई? एमपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश पड़ता है। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में से ये नहीं है। अगला है, कौन सा लोकगीत सुमेलित नहीं है? ऐसा कौन सा लोकगीत है वो क्या है? सुमेलित नहीं है। ये पूछा गया है। कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखना, देखो चैती, जो चैती है ये मौसमी गीत है, मतलब मौसम बदलता है तब गाया जाता है। कजरी है ये विवाह और मौसमी गीत के, ये भी विवाह के समय गाया जाता है। रसिया आपने देखोगे ब्रज क्षेत्र में गाए जाते हैं, लेकिन सोहर नहीं है, ये विवाह के समय नहीं गाया जाता है। ये विवाह के समय नहीं गाया जाता, ये सोहर है, ये जब कोई बच्चा पैदा होता है तब गाया जाता है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी
किस घराने से संबंधित थी? इनका संबंध किराना घराने से था। किससे? किराना घराने से इनका संबंध था। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है? तो बरसाना की होली आपने प्रसिद्ध सुनी होगी। अगर आप लोग मथुरा के रहने वाले हो, कौन कौन मथुरा से बिलोंग करता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, हाथ ऊपर खड़ा करके बताएं कि हाँ मथुरा में से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो जो मथुरा में बरसाना नामक स्थान है, वहाँ पर होली खेली जाती है। वहाँ पर डंडे मार या लठ मार होली की जाती है। लठ मार होली, और ये कहाँ होती है? तो बरसाना में होती है। आप लोग याद रखना। ठीक है भाई। पूछा है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है? तो ध्यान रखना, ये गंगा नदी है यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में, कितने जिले में? बिजनौर जिले में क्या करती है? प्रसिद्ध एंट्री करती है। आप लोग याद रख सकते हो। अब देखो गंगा नदी के बारे में बता देता हूँ। गंगा नदी मोस्टली इसकी कुल लंबाई अगर पूछी जाए, इसकी कुल लंबाई 25 किलोमीटर है। गंगा नदी कुल लंबाई। ठीक है, और यह उत्तर प्रदेश में सबसे पहले ये हिमालय पर्वत से निकल करके हरिद्वार में सबसे पहले कहाँ आती है? मैदानी क्षेत्र में हरिद्वार में आती है। और हरिद्वार के बाद जैसे उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। किसमें? बिजनौर जिले में क्या करती है? प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से होकर के? 28 जिलों से होकर के इसे गुजरती है। आप लोग याद रखना। और भारत सरकार ने वर्ष 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। क्या किया था? राष्ट्रीय नदी घोषित किया था वर्ष 2008 में। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? तो 28 जिलों से। इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख जीव अभ्यारण्य है। इनमें से ये कहां पर स्थित है? ये कहां पर स्थित है? जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो चंदौली जिले में। कहां पर? चंदौली जिले में। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे ध्यान दीजिए, कहां पर है? तो बता सकते हैं चंदौली जिले में। यह अभ्यारण्य लगभग 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। ठीक है, अगला दिया उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में जो वन महोत्सव है वो कब मनाया जाता है? सप्ताह कौन सा है? ठीक है, ये पूछा गया, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई के बीच में क्या मनाया जाता है? वन सप्ताह के रूप में क्या करते हैं? मनाते हैं भाई। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम आप लोगों ने खाए होंगे, उसके लिए जाना जाता है? सर्वोच्च उत्पादक है। सर्वोच्च उत्पादक है दशहरी आम के लिए। तो ध्यान रखना, दशहरी आम लखनऊ का बहुत प्रसिद्ध है। किसका? लखनऊ का बहुत प्रसिद्ध है दशहरी आम। आगे ध्यान दीजिए। भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस फसलों का अग्रणी उत्पादक है? मतलब भारत में जो राज्य हैं 28, इनमें से उत्तर प्रदेश किन किन फसलों के उत्पादन में सबसे आगे है? तो मैंने आपको बताया था गेहूं के उत्पादन में है। गेहूं के उत्पादन में गेहूं यहां पर भी है, गेहूं यहां पर भी है। उसके बाद गन्ने के उत्पादन में भी है, गन्ना यहां पर भी है। और आलू के उत्पादन में, ये सही है इसका। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है गेहूं, आलू, गन्ना। ठीक है बच्चों, आप लोग याद रख सकते हो। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश किन किन चीज़ों के उत्पादन में पहले स्थान पर है? जैसे उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? चावल है, गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का हैं। लेकिन इसके उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में, गन्ना के उत्पादन में, आलू के उत्पादन में ये क्या है? प्रथम स्थान पर है। इस बात को बेहतरीन तरीके से याद रखोगे भाई। उत्तर प्रदेश में सिंचाई सबसे बड़ा स्रोत क्या है? उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा, ये पूछा है। क्या नहरें हैं, क्या तालाब हैं, नलकूप हैं या कुएं हैं? तो नलकूप हैं। क्या है? नलकूप। मतलब वर्तमान समय में समर कहा जाता है, उसके माध्यम से लगभग 80% एरिया पर क्या होती है? सिंचाई होती है। नलकूपों द्वारा लगभग 80%, इसमें 74% दिया हुआ है। 74% एरिया पर नलकूप द्वारा सही होती है। नहरों द्वारा 15% एरिया पर सही होती है। कुआं द्वारा 8% एरिया पर सही होती है। तालाब, झील 0.5% और अन्य के माध्यम से 6%, 0.6%। तो मित्र अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? नदी नहीं पूछा है। अगर नदी पूछी तो गंगा नदी होती, लेकिन यह पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपकी शारदा नहर है। कौन सी? शारदा नहर है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि यह नहर
कहाँ से निकली है और कहाँ विलुप्त होती है, उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों में यह सिंचाई का कार्य करती है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी क्या बचा, नहर है। बताना चाहता हूँ शारदा नहर उत्तर प्रदेश की अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। अगला बेस्ट क्वेश्चन, छपा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको मिलेगा, ये दौड़ करके मिलेगा, कहीं पर टहलते हुए मिल जाएगा कि रानी लक्ष्मीबाई बांध उत्तर प्रदेश के किस नदी पर है। तो ध्यान रखना, ये बेतवा नदी पर है। किस नदी पर है, बेतवा नदी पर है। आप लोग बता देना, रानी लक्ष्मीबाई बांध। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो इसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है कि ये पूछा भी जाता है कि रानी लक्ष्मी बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की क्या ये संयुक्त परियोजना है। अगर पूछा जाए कि रानी लक्ष्मी बांध परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की। यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और जालौन, मैंने बताया बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में जो 7 जिले हैं, इसमें से 4 आपके ये हो गए, ठीक है, का लगभग 2,64,000 एकड़ भूमि क्या करती है, ये सिंचित करता है। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, आपका रामगंगा बांध है। कौन सा, रामगंगा बांध है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। बताना चाहता हूं कि रामगंगा बांध उत्तर प्रदेश बांध का निर्माण 1978 में बिजनौर में किया गया था। सबसे पहले पूछा जा सकता है कि जो रामगंगा बांध है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो बताइए बिजनौर जिले में। बिजनौर जिला वही जहां से होकर के गंगा प्रवेश करती है। बिजनौर में धामपुर नामक स्थान पर 1978 में रामगंगा बांध का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। किस नदी पर, तो बता सकते हैं रामगंगा नदी पर ही। किस पर, रामगंगा नदी पर किया गया था। इसकी जो लंबाई ऊंचाई है वो 127.5 मीटर है, ठीक है। जबकि माता टीला बांध है, जो माता टीला बांध है जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है, ये वाला माता टीला बांध ये कहां पर है, ललितपुर में है, और ये बेतवा नदी पर है। किस नदी पर है, बेतवा नदी पर है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो बता सकते हैं 45.75 मीटर, ठीक है। जबकि रेहंद बांध है, ये रेहंद नदी पर है, सोनभद्र जिले में है, ये 91.46 मीटर क्या है, ऊंचा है। जबकि मेजा बांध है, ये बेलन नदी पर है, मिर्जापुर में 40 मीटर ऊंचा है, ठीक है। इस चारों बांध बता दिए। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी सुविधा के लिए मैं साइट से हट जाता हूं। आगे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल संग्रहण सर्वाधिक है। तो ध्यान दीजिए, ये सोन नदी है। कौन सी, सोन नदी। सोन नदी का उद्गम अगर पूछा जाए, सोन नदी का उद्गम है, उद्गम किस राज्य से है, तो बताइए छत्तीसगढ़ राज्य से। छत्तीसगढ़ राज्य से सोन नदी निकली हुई है। और मेकाल की पहाड़ियां, कौन सी, मेकाल की पहाड़ियां से इसका उदय हुआ है सोन नदी। और सोन नदी पटना के पास गंगा नदी में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। आगे ध्यान दीजिए, पूछा गया उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नहीं पूछा मेरे भाई। बलरामपुर करता है, श्रावस्ती करता है, लखीमपुर खीरी करता है, लेकिन कुशीनगर नहीं करता। कुशीनगर वही है जहां भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, ठीक है, कुशीनगर। ठीक है बच्चा, आगे ध्यान दीजिए। सूर सरोवर रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो सूर सरोवर रामसर स्थल है वह आगरा में। कहां पर है, आगरा में। आप लोग याद रखना, ठीक है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे ध्यान दीजिए। अच्छा, इस जो सूर सरोवर में एक झील है, इसे कीठम झील कहते हैं। क्या कहते हैं, कीठम झील कहते हैं। कीठम झील पूछी जाती है कहां पर है, तो आगरा में। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। कहां पाई जाती है, तो लाल मिट्टी मुख्यतः मेरे भाई ये मिर्जापुर झांसी में पाई जाती है। ठीक है, कहां पर, मिर्जापुर झांसी। इसके साथ साथ प्रयागराज में पाई जाती है, सोनभद्र में पाई जाती है, चंदौली में पाई जाती है। ठीक है, इनको आप लोग याद कर सकते हैं अलग से। अगला दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए जाना जाता है। इत्र मतलब आपने इत्र लगाते होंगे ना, सेंट बोलते हैं। ये कन्नौज जाना जाता है। कहाँ जाना जाता है, कन्नौज जाना जाता है। आप लोग याद रखिए। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का जो टोटल वन क्षेत्र है उसमें वन कितना है, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है उसमें वन कितना है, तो 9.23
%, है। कितना है? 9.23 एरिया पर क्या है? 1 है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला है, देखो इसमें कुछ बताना चाहता हूं मैं। नवीनतम वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रदेश में कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना है? 9.23% है। वनावरण मतलब 6.15% है। वृक्षावरण मतलब 3.08% है। वनावरण ऐसा उसे कहा जाता है, ऐसे क्षेत्र, ऐसे वृक्ष जिनकी छाया, सूर्य की छाया जमीन पे नहीं पहुंच पाती, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें वनावरण कहा जाता है। और वृक्षावरण, वृक्षावरण मतलब लगाए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं। इनका एरिया कितना है? 3.08% है। इस डाटा को आप लोग बेहतरीन तरीके से याद रख कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात और है, सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वनावरण वाला क्षेत्र कौन सा है? सोनभद्र है। और सबसे कम कौन सा है? भदोही है मेरे भाई। कौन सा? भदोही है। आप लोग याद रखिए। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ध्यान दीजिए, गंगा कहाँ पर है? वाराणसी में, सही है। गोमती सुल्तानपुर में, सही है। और सरयू अयोध्या पर है, लेकिन कोसी गोरखपुर में नहीं है। इसका यही सही आंसर है, सुमेलित नहीं पूछा है। ठीक है, गोरखपुर किस नदी पर है? राप्ती नदी पर, राप्ती नदी पर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला, गोरखपुर राप्ती नदी पर है, वाराणसी गंगा नदी पर है, सुल्तानपुर गोमती नदी पर है, अयोध्या लखनऊ भी गोमती नदी पर है, अयोध्या सरयू नदी किनारे है। अगला क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन, पूछा गया सुमेलित नहीं है। ये हेडक्वार्टर हैं, जिले और जिले के हेडक्वार्टर, जैसे अंबेडकर नगर अकबरपुर, ठीक है, कानपुर देहात अकबर माती, सही है। जालौन उरई, सही है। नौगढ़ कौशाम्बी, ये नहीं है। डी इसका राइट आंसर है। आगे ध्यान दीजिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? अच्छा, साक्षरता दर में 2001 से 2011 में कितने % वृद्धि हुई है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर में 2001 से 2011 के मध्य 10 वर्ष में, कितने वर्ष में? 10 वर्ष में कितने % साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, ये पूछा गया है। तो मित्र ये हुई है 11.45%। कितना? 11.45% वृद्धि हुई है। एक बात आंकड़ा बताऊंगा, अगर उत्तर प्रदेश की साक्षरता, यूपी की साक्षरता पूछी है, लिबर्टी पूछी है, तो बताइए 67% लोग पढ़े लिखे हैं। कितने? 67% लोग यूपी के कुल पढ़े लिखे हैं, जिसमें से पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं? पुरुष की बात की जाए तो पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं? तो बताइए 77% क्या पढ़े लिखे हैं? पुरुष पढ़े लिखे हैं। अगर महिला पूछी जाती है कि महिला कितनी पढ़ी लिखी हैं, तो बताइए 57% महिला पढ़ी लिखी हैं। तो मैं यहाँ पर बताने का मैंने क्या प्रयास किया है कि 10% जो टोटल उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता है उसमें 10 जोड़ दीजिए तो पुरुष निकल आएंगे, 10 उसमें से 10 घटा दीजिए उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता में, तो महिला की साक्षरता दर निकल आएगी आपके सामने। ठीक है, लेकिन इनके बीच में वृद्धि हुई है, वो 11 पॉइंट कितनी हुई है? 45% की 10 साल में वृद्धि हुई है। आगे ध्यान दीजिए, अगला है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, यह पूछा गया है। तो ध्यान रखना, कृषि अनुसंधान संस्थान है वो आपका लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ में है। अच्छा, दलहन अनुसंधान पूछा जाए, दलहन अनुसंधान पूछा जाए तो कानपुर लगाइएगा, लेकिन कृषि अनुसंधान लखनऊ में है। आगे ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है, यह पूछा गया। कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है, सही बात है। ठीक है, भारत का उच्चतम दुग्ध उत्पादन प्रदेश है, यह भी सही बात है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह गलत है, यही सही नहीं है। आलू के उत्पादन में अग्रणी है, सही बात है। इस क्वेश्चन का तीसरा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, पूछा गया उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। तो देखिए, फसलें 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की फसलें होती हैं? सबसे पहले होती है खरीफ की फसलें, खरीफ की फसलें, फिर उसके बाद रबी की फसलें होती हैं, रबी की फसलें होती हैं, उसके बाद जायद की फसलें होती हैं। तो देखो, खरीफ की फसलें होती हैं वह हमेशा कब बोई जाती हैं? तो जो खरीफ की फसलें होती हैं मेरे भाई, उनको आप लोग याद रखना, जून जुलाई में बोई जाती है। कब बोई जाती है? जून जुलाई में, जून जुलाई में, मतलब बरसात के समय में। कब बोई जाती है? बरसात के समय में खरीफ की फसलें। जबकि रबी की फसलें कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में।
अक्टूबर नवंबर में, मतलब सर्दी के मौसम में, और जायद की फसलें गर्मी के मौसम में, मतलब मार्च और अप्रैल में। ये पूरा आंकड़ा बता दिया मैंने। तो खरीफ की फसलें जून जुलाई में, ठीक है। रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में, जायद की फसलें तो गर्मी के टाइम में मार्च अप्रैल में, ठीक है। आप लोग याद रख सकते हो। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष और महिला का जो लिंगानुपात है वो कितना है। पुरुष और महिला का जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है, वो कितना है। तो ध्यान रखना, ये इसका उत्तर प्रदेश का 912 है। कितना है? 1000 पुरुषों पर केवल 912 महिलाएं, ठीक है। 912 महिलाएं। जबकि अगर भारत का पूछा जाए, भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना है, तो 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, ठीक है। ये टोटल इंडिया का भाई, ठीक है। आप लोग याद रखना इस तरीके से, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा था? अच्छा, 2001 का पूछा है मेरे भाई। कौन सा? 2001 का पूछा है, तो बताना 2001 का कौन सा था। तो 2001 का आजमगढ़ था, ठीक है। कौन सा था? आजमगढ़ था। हाँ, अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर क्या कितनी है। तो महिला साक्षरता दर है मित्र, ध्यान रखना, कितनी है तो बताइएगा। मैंने आपको जस्ट अभी आपको बताया था 57.20%, यही तो बताया था मैंने। टोटल कितनी बताई थी? 67% यूपी की साक्षरता बताई थी। महिलाओं कितनी बताई थी? 57%। पुरुषों कितनी बताई थी? 77%। यही तो आंकड़ा बताया आपको। आगे ध्यान दीजिए, पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की महिला आबादी कुल आबादी का कितना परसेंट है। तो कुल आबादी का मित्र भाई 48% है। कितना? 48% के समथिंग है, ठीक है। आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी। जो उत्तर प्रदेश है उसमें उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो बता सकते हैं 1972 में। कब? 1972 में। और उर्दू को द्वितीय भाषा कब घोषित किया गया था, तो 1989 में। दोनों बातों को याद रखेंगे, ठीक है बच्चा। जिसकी समझ में नहीं आ रहा हो वो बताइए। थोड़ा स्पीड से इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि आपका टाइम कम से कम समय में आप अधिकतम क्वेश्चन कराएं, ठीक है। भारत के मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा योगदान कितने परसेंट है। तो ध्यान रखना, जो मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने परसेंट है ये पूछा गया है। तो मित्र 90% है। 90% मेथा तेल यूपी में होता है। क्या होता है? यूपी में होता है, ठीक है। अच्छा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। तो गौतम बुद्ध नगर नोएडा बिल्कुल सही है। तो अमेठी गौरीगंज सही है। संत कबीर नगर खलीलाबाद ये भी सही है। लेकिन उरई सिद्धार्थ नगर नहीं है, ये जालौन है मेरे भाई। कौन सा? जालौन है, ठीक है। ये हेडक्वार्टर हैं, ये जिला और उनके मुख्यालय हैं। गौतम बुद्ध नगर का ग्रेटर नोएडा है, अमेठी का गौरीगंज है, संत कबीर नगर का खलीलाबाद है और सिद्धार्थ नगर का उरई है। आप सिद्धार्थ नगर का वो नहीं, जालौन का है। जालौन का क्या है बच्चा? उरई है। आप लोग याद रख लेना, ठीक है। इसमें यही बताया गया है। अच्छा, सिद्धार्थ नगर का कौन सा है? तो सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है मेरे भाई। कौन सा? नौगढ़ है। आप लोग याद रख लेना अलग से, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है। उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है तो कौशल विकास से। किससे? कौशल विकास से संबंधित है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे, डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा स्कूल चलो अभियान, आपने सुना होगा, स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था, ठीक है। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, वर्ष 2000 में शुरू किया गया था। इसका मूल उद्देश्य क्या था कि सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा क्या करना था, देना था। इसका मोस्टली टारगेट यही था। अगला, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान है। इंपोर्टेंट है, आप लोग याद रखना। कौन सा? बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान कुशीनगर में है मेरे भाई। कहां पर है? कुशीनगर में, जहां पर भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान कहां पर है? कुशीनगर में। आप लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, ठीक है बच्चा। आगे चलते हैं, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। आर्यभट्ट ये खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट कौन थे बच्चा? खगोल शास्त्री थे। इनका नक्षत्रशाला कहां पर स्थित है? तो इनका जो नक्षत्रशाला है वो आपके गोरखपुर में है। कहां पर है? गोरखपुर में है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे।
अगला, हाँ, कुछ चीज़ें दी हुई हैं जैसे नक्षत्रशाला है, जैसे इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर है तो बताइए लखनऊ में है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ पर है, ये गोरखपुर में है। आर्यभट्ट, हाँ, आर्यभट्ट कहाँ पर है, रामपुर में, उसे सही कर लीजिएगा। आर्यभट्ट कहाँ पर है, रामपुर में है। और जवाहरलाल नेहरू कहाँ पर है तो बताइए प्रयागराज में। ठीक है, इनको आप लोग याद कर सकते हैं। अगला है प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का नाम पुनः किसके नाम पर रखा गया है। जो अल्फ्रेड पार्क है इलाहाबाद में, इनका नामकरण पुनः किया गया है तो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखा गया है। ठीक है, पहले भी इसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद था, बाद में अल्फ्रेड पार्क, फिर चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, मुरादाबाद पीतल के लिए, प्रतापगढ़ कालीन के लिए, बरेली फर्नीचर के लिए और सहारनपुर कागज के लिए। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है। तो प्रतापगढ़ कालीन के लिए नहीं जाना जाता है, प्रतापगढ़ है वो कालीन के लिए नहीं जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखना। बाद बाकी सारे ऑप्शन सही है बच्चा। ठीक है, मुरादाबाद पीतल के लिए है, प्रतापगढ़ आंवला के लिए जाना जाता है, किसके लिए, आंवला के लिए, बरेली फर्नीचर के लिए और सहारनपुर कागज उद्योग के लिए। गौतम बुद्ध नगर जिले का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये पूछा गया है। तो ये जो गौतम बुद्ध नगर है इसका हेडक्वार्टर है वो नोएडा में स्थित है। कहाँ पर, नोएडा में स्थित है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे, ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर बच्चा, ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का संबंध किससे है। जो बंधु योजना है उत्तर प्रदेश में चालू की गई थी, वो इसका उद्देश्य क्या है बंधु योजना का। तो ध्यान दीजिए, औद्योगिक इकाइयों का समन्वय स्थापित और सुनिश्चित करना, ये इसका टारगेट था बंधु योजना का। ठीक है, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आप लोग बेहतरीन तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। तो मित्र थोड़ी सी स्पीड में चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मित्र देखिए, बायोटेक्निकल पार्क कहाँ पर है, लखनऊ में, इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ट्रॉनिक सिटी नोएडा, नहीं ये नहीं, ये गलत है। प्लास्टिक सिटी कानपुर सही है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव। तो मित्र टॉनिक सिटी कहाँ पर है, ये नोएडा में नहीं है, इसका यही 20 का राइट आंसर है। ठीक है, इसमें नहीं पूछा गया है तो नहीं कौन सा, टॉनिक सिटी। ठीक है, तो ध्यान रखना। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उत्तर प्रदेश का प्रयागराज में स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है, ये पूछा गया है। विज्ञान नगरी कहाँ पर अवस्थित है, उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जहां पर विज्ञान नगरी अवस्थित है। तो लखनऊ है मेरे भाई। कहां पर, लखनऊ है। हम लोग सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, सी इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर है। आगे ध्यान दीजिए, अगला है गीजा। गीजा का मतलब मैंने बताया था नोएडा, नोएडा के बारे में सुना होगा। तो देखिए इसी तरीके से गीजा है, जैसे नोएडा गौतम बुद्ध नगर में, इसी तरह गीजा वो कहाँ पर स्थित है तो गोरखपुर है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण को क्या कहते हैं, गीड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, गीड़ा कहते हैं। 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा, इसकी जो गीड़ा है इसे गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहते हैं। इसकी स्थापना 1989 में गोरखपुर के विकास के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, पूछा गया है इसमें, क्या पूछा गया है, कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। तो देखिए इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, ये बच्चा सही है, रायबरेली में। अगर पूछा जाए इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पर है, रायबरेली में, याद कर लेना। ट्रांसफार्मर का जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर है, झांसी में। जो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है वो कहाँ पर है, झांसी में। और उर्वरक कारखाना कहाँ पर है, फूलपुर सही है या इलाहाबाद में, उर्वरक कारखाना फूलपुर इलाहाबाद में। लेकिन कृत्रिम अंग निर्माण निगम ये लखनऊ में नहीं है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो कृत्रिम अंग निर्माण ये कहाँ पर है बच्चा, तो बताइए कानपुर में है। कहाँ पर है, कानपुर में, इस बात को ध्यान रखिए। जो कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर है, कानपुर में, लखनऊ में नहीं है। अगला है जो सूची दी हुई है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, गोटे का कार्य लखनऊ, पीतल की मूर्तियां मुरादाबाद, ताले कानपुर। ताले कानपुर में नहीं पाए जाते, यही नहीं है। ताले कहाँ के, अलीगढ़ के, अलीगढ़ तालों के लिए जाना जाता है। ठीक है, बैत व छड़ियाँ बरेली। बाद बाकी सब क्वेश्चन सही है, यही गलत है। ठीक है, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे ध्यान दीजिए, पूछा गया है ये बताना सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए सीमेंट के लिए चुर्क या डालमिया, डालमिया ये कहाँ पर है तो बताइए सोनभद्र में। कहाँ पर है, सोनभद्र में।
कागज उद्योग के लिए कन्नौज नहीं जाना जाता, कागज उद्योग के लिए बच्चा सहारनपुर जाना जाता है, सहारनपुर जाना जाता है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक नगरी आपकी नोएडा को कहते हैं, फर्नीचर बरेली। तो इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्त, अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे मेरे 2 सेशनों से। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट आपके सामने कल ही डाल दूंगा, चिंता न करें। आपके लिए जितनी आप मेहनत कर रहे हो उससे स्पीड में, रेल से तेज और हवाई जहाज से तेज मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ। आप सोच लीजिए, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। आप लोगों से गुजारिश है, इस मेहनत के लिए आप इस सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है प्लीज़। और सेशन को लाइक जरूर करिएगा। आगे चलते हैं। यह बात आपको सारी क्लियर हुई। सीमेंट के लिए चुर्क मतलब सोनभद्र है, कागज आपका सहारनपुर में है, इलेक्ट्रॉनिक नगरी नोएडा कहा जाता है, फर्नीचर के लिए बरेली जाना जाता है, ठीक है। बट इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं। पूछा गया है इनमें से सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनो, मॉडर्न बेकरी लखनऊ, तेल शोधक कारखाना कौन सा है, मथुरा। तो मॉडर्न बेकरी मित्र ये कहाँ पर, लखनऊ में नहीं है, मैंने बताया था ये कानपुर में है। कहाँ पर है, कानपुर में। मॉडर्न बेकरी कहाँ पर बच्चा, कानपुर में। बाकी सब सही है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर है, वाराणसी में। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनो इलाहाबाद में। और तेल शोधक कारखाना तो पता ही है आपको। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पर है, ये पूछा गया है। कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पर है, जो बनावटी रबड़ होती है उसका कारखाना कहाँ स्थित है, बरेली में। कहाँ पर, बरेली में। आप लोग याद रखिए। अगला है हिंदू मुस्लिम जो एकता है, हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो ध्यान रखना ये आगरा में इसका आयोजन किया जाता है। और ये अकबर के समय कैसे चल रहा है, ये जो अकबर शासक हुआ था उसके समय से चल रहा है, सुलहकुल नीति। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, संस्थान है और अवस्थीय है। बताइएगा। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र ये गाजियाबाद में, बिल्कुल सही है। जो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पर है, गाजियाबाद में, सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, मैंने बच्चा अभी बताया था भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ पर है, तो ये कानपुर में है। कहाँ पर, कानपुर में है, आगरा में नहीं है, आगरा में नहीं है। तो बट इस क्वेश्चन का तो आंसर बच्चा यही है। लेकिन और देख लेते हैं, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो बताइए वाराणसी में है। इसके साथ साथ भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है, ठीक है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो बता दीजिए कि ये कानपुर में है। बाकी इनको याद कर लीजिए। मैं एक बार हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल लीजिए इनका स्क्रीनशॉट। आगे देखिएगा, आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है। तो ध्यान दीजिए, जो काष्ठ नक्काशी मतलब लकड़ी पर जो नक्काशी की जाती है उसके लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जाना जाता है, कौन सा, तो बताइए सहारनपुर। और सहारनपुर मित्र कागज के लिए भी जाना जाता है, कागज उद्योग के लिए, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और लकड़ी पर नक्काशी के लिए भी जाना जाता है। भाई जहाँ पर लकड़ी होगी, ठीक है, वहाँ कागज भी होगा, वहाँ पर नक्काशी भी होगी, ठीक है। आपको बताना चाहता हूँ काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का सहारनपुर नगर प्रसिद्ध है। कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। इस बच्चों इस फैक्ट को याद भी कर लेना, कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट किसे कहते हैं, तो बताइए सहारनपुर नगर को। किसको, सहारनपुर नगर को कहते हैं, आप लोग याद रखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। पूछा गया सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है। तो भाई जो नोएडा है एनसीआर के नज़दीक, वो सबसे अधिक होगा, ठीक है। थोड़ा इस तरह से लॉजिक लगा सकते हैं आप। आगे ध्यान दीजिए, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम उत्तर प्रदेश किस जनपद में स्थित है। तो ध्यान दीजिए, ये जो स्थित है वह वाराणसी में स्थित है। कौन सा, व्यापार सुविधा केंद्र और क्राफ्ट म्यूजियम, ये कहाँ पर है, तो बताइए वाराणसी में। बच्चा कहाँ पर, वाराणसी में, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे ध्यान दीजिए, UPSID मतलब यूपी, ऐसे लिख लीजिए, UPSIDA ये है, ठीक है। इस शब्द को याद रखना, UPSIDA, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश यूपी हो गया। राज्य से क्या कहते हैं, स्टेट। आई से क्या होता है, इंडस्ट्रियल। टी से क्या होता है, डेवलपमेंट। ए से क्या होता है, अथॉरिटी। इस तरीके से याद कर सकते हैं। UPSIDA उत्तर प्रदेश राज्य मतलब स्टेट,
ठीक है। आई से इंडस्ट्रियल, डी से क्या होता है डेवलपमेंट, ए से क्या होता है अथॉरिटी। ये इसकी फुल फॉर्म है बच्चा, याद कर लेना, फिर ये मत कहना कि पवन सर आपने बताया नहीं। ये क्वेश्चन आएगा आपको, एक क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं, आज सुमेलित नहीं ने इन्हें बहुत अपने आप को नहीं बना दिया। सोनभद्र है बच्चा, चूना उद्योग के लिए जाना जाता है। प्रयागराज सीसा बालू के लिए जाना जाता है। फिरोजाबाद बच्चों तांबे के लिए नहीं जाना जाता, ये गलत है। फिरोजाबाद कांच के लिए जाना जाता है। ठीक है, ललितपुर है, ललितपुर, ये किसके लिए जाना जाता है तो बता सकते हैं तांबे के लिए। और मिर्जापुर बच्चों नॉन प्लास्टिक फायर के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये सब बातें आप जान चुके होंगे ना, अभी बहुत देर से बता रहा हूं आपको। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है, इसके बारे में बता चुका हूं। ये नरोरा में, कहां पर, नरोरा कहां पड़ता है तो बताइए, बुलंदशहर में, बुलंदशहर में, गंगा नदी के पास में ये। ठीक है, कौन सा, नरोरा परमाणु संयंत्र। आगे ध्यान दीजिए, अगला राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उद्योग उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां पर तो बताइए, ये जो राष्ट्रीय चैम्बर आप उद्योग है वो आगरा में है। कहां पर है, आगरा, मेरे भाई आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कब घोषित किया गया था तो वर्ष 2008 में। ठीक है, कहां से कहां तक है तो बता सकते हैं कि यह प्रयागराज से हल्दिया तक, वेस्ट बंगाल तक है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे ध्यान दीजिए, अच्छा इसकी लंबाई पूछी जाए तो, अच्छा इसे नेशनल मतलब जलमार्ग नंबर 1 कहते हैं, जलमार्ग नंबर 1 कहते हैं इसे। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 1620 मीटर है, 1620 किलोमीटर के समथिंग है इसकी टोटल लंबाई है। यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है, 1620 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, यमुना एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे कहां से कहां तक है ये पूछा गया है। ये कहां से कहां तक है ये पूछा गया है, तो ध्यान रखना, ये है मित्र ग्रेटर नोएडा से आपके आगरा तक, और 185 किलोमीटर ये लंबा है। कितना, 185 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, आगरा से नोएडा तक है। ठीक है, सॉरी 165 किलोमीटर है। ठीक है, और 6 लेना है, 165 किलोमीटर, 85 नहीं है भाई। ठीक है, अच्छा अब ये हवाई अड्डे, कुछ नगर हैं और हवाई अड्डे पूछा गया, सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो अमौसी कहां पर है, लखनऊ में। ठीक है, और बाबतपुर कहां पर है हवाई अड्डा, ये कहां पर है तो बता सकते हैं वाराणसी में। चकेरी कन्नौज में नहीं है भाई, चकेरी कहां पर है, कानपुर में। ठीक है, खेरिया आगरा में है। ठीक है, इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से होकर नहीं गुजरता, ये पूछा गया है। तो जो पूर्वांचल मार्ग है मित्र भाई, कौन सा पूर्वांचल मार्ग है, ये किस जिले से होकर नहीं गुजरता है तो बस्ती जिले से। कौन से, बस्ती से नहीं गुजरता हुआ था, अमेठी से, आजमगढ़ से, मऊ से गुजरता, लेकिन बस्ती से नहीं गुजरता बच्चों। ठीक है, बंद करते आराम गरीब, चलो बुद्धि बढ़ जा। तो मतलब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं। हो सकता है यहां से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, सबसे पहले इसकी जो लंबाई है वो पूछी जाती है। जैसे यमुना एक्सप्रेस वे, या जो यमुना एक्सप्रेस वे उसकी लंबाई कितनी थी, 165 किलोमीटर के समथिंग थी। ठीक है, बट जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है इसकी लंबाई कितनी है, 341 किलोमीटर है मेरी भाई। कितनी, 341 किलोमीटर के समथिंग है। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से गुजरता है तो 9 जिलों से होकर गुजरता है। वो 9 जिले कौन कौन से हैं तो बताइएगा। लखनऊ शुरू होता है, लखनऊ, बाराबंकी और अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर तक ये जाता है। मतलब लखनऊ से लेकर के गाजीपुर तक जाता है 341 किलोमीटर की दूरी करते हुए। ठीक है, जबकि तुम्हारा जो यमुना एक्सप्रेस वे था वो आगरा से ग्रेटर नोएडा तक था। यमुना एक्सप्रेस वे उसकी लंबाई 165 किलोमीटर थी। ठीक है, जबकि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है भाई मेरे, इसकी लंबाई कितनी है तो बता दीजिएगा। इसकी लंबाई 341 किलोमीटर है। 9 जिलों से होकर गुजरता है। कौन कौन से जिले हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आगे दिया हुआ चंदावर का युद्ध
जो 1194 में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चंदावर का युद्ध 1194 में। आपको पता होगा जो तराइन का प्रथम युद्ध, कौन सा? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई? तो 1151 में, 1151 में। ठीक है, ये पहला युद्ध था। द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का सेकंड युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1192 में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। किसके? पृथ्वीराज चौहान के और मोहम्मद गोरी के बीच में। तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी हार गया था और तराइन का पहले युद्ध में, द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत गया था। उसके बाद जो चंदावर था, चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। पूछा गया है मैं राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ, चंदावर वर्तमान समय में कहां पर स्थित है? तो चंदावर मित्र ध्यान रखिए, यह उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी किनारे पर स्थित है। ठीक है, कहां पर है? इटावा जो जनपद है उत्तर प्रदेश का, उसमें एक नदी बहती है यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। आप लोग बता सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, आप बता सकते हैं। अगला देखिए, पूछा गया सुमेलित नहीं है तो कुरु मतलब कुरु की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? इंद्रप्रस्थ। आपने 16 महाजनपद सुना है? 16 महाजनपद काल, इतिहास में पढ़ा होगा आपने, 16 महाजनपद काल। अच्छा, 16 महाजनपद काल है, जो 16 महाजनपद हैं इनकी राजधानियां हुआ करती थी। इनका जो 16 महाजनपद थे, ये इस बात का वर्णन, इसका लिखित वर्णन हमें कहाँ से मिलता है? तो ध्यान रखना, हमें इसका वर्णन जो एक बौद्ध ग्रंथ है भगवती सूत्र से हमें क्या मिलता है? तो बता सकते हैं 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है। ठीक है, उसके बाद कुरु की राजधानी कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल कौन की राजधानी क्या थी? आयच्छन। कौशल की राजधानी क्या थी? तो बता सकते हैं श्रावस्ती। वत्स की राजधानी चंपा नहीं थी। ठीक है, चंपा जो शहर था वो अंग की राजधानी थी। किसकी? अंग की राजधानी थी। डी इसका बिल्कुल राइट। ठीक है, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, वत्स की राजधानी कौन सी थी? कौशाम्बी थी। अगला दिया हुआ प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? जो अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार किया था, पता है 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, 64 में बक्सर का युद्ध हुआ था। पूछा गया जो इलाहाबाद का किला है, इसका निर्माण अकबर ने कराया था, इस पर अंग्रेजों ने कब अधिकार कर लिया था? तो 1797 में कर लिया था। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। पता है 1797 में प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों ने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। पूछा गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय गौरक्षा अनुसंधान कहां पर स्थित है? तो मित्र आप लोग ध्यान रखना, ये जो संस्थान है ये मथुरा में स्थित है। कहां पर? मथुरा में स्थित है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। ठीक है, आप लोग बेहतरीन तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है आगरा एवं अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इसे वर्ष 1921 में अपनी राजधानी के रूप में किस शहर से लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया था? मतलब यह है कि आगरा और जो अवध है, मतलब संयुक्त प्रांत समझिए। पहले जो आगरा और अवध, आगरा प्लस अवध, पहले यूपी को इस नाम से जाना जाता था। ठीक है, 1921 तक, 1921 से पहले आपके यूपी को इस आगरा और अवध के नाम से जाना जाता था। 1921 के बाद इसे संयुक्त प्रांत कहने लगे। ठीक है, और फिर 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था कि इस संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? यूपी कर दिया गया। पूछा गया है कि 1921 में अपनी राजधानी को किस शहर से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था? इससे पहले इसकी राजधानी कौन सी थी? तो इलाहाबाद इसकी राजधानी थी। ठीक है, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अब बात समझ चुके होंगे, आगे ध्यान दीजिए। पूछा गया है स्थान दिए हुए हैं और उत्तर प्रदेश के जिले दिए हुए हैं। पूछा गया सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो बटेश्वर का मेला आगरा में लगता है, सही बात है भाई, बटेश्वर का मेला आगरा में लगता है, बिल्कुल सही बात है। संकिसा ये कहाँ लगता है? फिरोजाबाद में। और बिठूर का मेला कहाँ लगता है? तो बता सकते हैं कानपुर में। लेकिन देवा शरीफ
का जो मेला है वो जौनपुर में नहीं लगता है, ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। जो देवा शरीफ का मेला है वो बाराबंकी में लगता है। कहाँ लगता है? बाराबंकी में लगता है, आप लोग याद रखेंगे। देवा शरीफ इंपॉर्टेंट है, बाराबंकी, ठीक है बच्चा, आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, ये पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, तो देखिए चरकुला है। चरकुला कहाँ पर होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कर्मा भी है, पाई डंडा है, लेकिन फागुआ नहीं है, ये सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, ठीक है। मतलब उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा नहीं है? फागुआ। आगे ध्यान दीजिए, फागुआ कहाँ का है? तो बिहार का लोक नृत्य भाई, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में जो कृषि विश्वविद्यालय है इनकी संख्या कितनी है, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना 5 है। कितनी है? 5 है, डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में कहाँ 5 क्या है कृषि विश्वविद्यालय? कौन कौन से जो आपको ये इमेज पे दिखाई दे रहे हैं। मैं सबको तो नहीं बता पाऊंगा, आप एक काम करिए स्क्रीनशॉट ले दीजिए, ठीक है। आगे चलिए, पूछा गया उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? कौन सा भाई? उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां पर स्थित है, ये पूछा गया है। तो मित्र ये प्रयागराज में स्थित है। कहां पर? प्रयागराज में स्थित है, याद रखना, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, अगला दिया हुआ निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो ध्यान रखिए, ये कर्मा है, कर्मा महोबा में नहीं होता है, कर्मा महोबा में नहीं होता, ये पूर्वांचल का है। धुरिया बुंदेलखंड का है, सही है। धीवर कहार का है और नटवरी पूर्वांचल का है। कर्मा भी मित्र पूर्वांचल का है, ठीक है। इस तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है? जैसे कनक भवन, कनक भवन कहाँ पर है? तो अयोध्या में है, ये कनक भवन अयोध्या में, ध्यान रखना। कामदगिरी पर्वत ये कहाँ पर है? चित्रकूट में, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, सही है। कालिंजर का दुर्ग है जहां पर शेरशाह सूरी के लिए जाना जाता है, बांदा में, बिल्कुल सही है। जो शाकंभरी देवी का मेला ये नहीं है बच्चा, डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। ये शाहजहांपुर में नहीं लगता है, शाहजहांपुर में नहीं लगता शाकंभरी देवी का मेला, ठीक है। तो शाकंभरी देवी का मेला कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो शाकंभरी देवी का मेला है मित्र, ये सहारनपुर में लगता है। कहाँ लगता है? सहारनपुर में लगता है, आप लोग याद रखना। कनक भवन कहाँ पर है? अयोध्या में। कादमगिरी पर्वत चित्रकूट में, कालिंजर दबाना में, और शाकंभरी देवी का मेला तो बता सकते हैं सहारनपुर में। अगला, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य में कौन सही है, ये पूछा गया है। कौन सही है? तो देखो बिहू, घूमर, गरबा ये नहीं है। गरबा गुजरात का है, चरकुला, कर्मा, पांडव ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। बाकी सब डिफरेंस है। अगला है छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है? जो उत्तर प्रदेश के, झारखंड और बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। कौन सी? छठ पूजा। छठ पूजा में रवि की पूजा की जाती है। रवि किसे किसे कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। किसको कहते हैं? सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। छठ पूजा किसके लिए की जाती है? सूर्य भगवान के लिए, ठीक है, आप लोग याद रखना। आगे ध्यान दीजिए, कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो मित्र देखिए, मुंशी इंसा अल्लाह खां जो पुस्तक है वो उदयचरित गीत है, ठीक है। जो मुंशी इंसा अल्लाह खां उदयभान चरित्र है, ठीक है। बाबू नंदन, देवकी नंदन खत्री, काजर की कोठरी और चंद्रकांता। आप लोग चंद्रकांता ध्यान रखना, चंद्रकांता पूछी जाती है। चंद्रकांता किसकी है? देवी नंदन खत्री की है। प्रताप नारायण मिश्र की हठीअम्बीर ये नहीं है बच्चा, प्रताप नारायण मिश्र है, इनकी ये पुस्तक नहीं है, आप लोग याद रखिए। जो प्रताप नारायण मिश्र हैं इनकी ये पुस्तक नहीं है हठीअम्बीर, इसका यही सही आंसर है। देखो महादी वर्मा कौन सी है? कंकाल भी है, कामायनी भी है, तितली भी है और इरावती भी है, ये महादी वर्मा की है, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र की ये नहीं है, ये सब सही है, ठीक है। तो प्रताप नारायण मिश्र की ये नहीं, आप लोग याद रखना, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति निवास करती है, ये पूछा गया है। तो जो तराई क्षेत्र है मित्र, जहां पर बुक्सा जनजाति निवास करती है, कौन सी? बुक्सा जनजाति निवास करती है, आप लोग याद रखना। बुक्सा जनजाति लोग तराई क्षेत्र में मोस्टली बिजनौर और आगरा जिले तक पाई जाती है, ठीक है। पूछा गया है निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है? एसटी सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है? तो थारू पाई जाती है। कौन सी बच्चा? थारू पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो जनसंख्या है जनजातियों की वो थारुओं की है, ठीक है। आगे चलते हैं, इनकी संख्या लगभग 77.4% है।
आगे दिया हुआ भारत सरकार के किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासियों जनजातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भारत सरकार ने क्या किया था, उत्तर प्रदेश की 10 नई जो आदिवासी जनजातियां थीं उनको एसटी में शामिल कब किया था, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना, वर्ष 2002 में किया था। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये फुर्सतगंज में स्थित है बच्चा। कौन सा, कहाँ पर? फुर्सतगंज में स्थित है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन प्राधिकरण विश्वविद्यालय। ठीक है, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला है कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है? तो मित्र ये आगरा में स्थित है। कहाँ पर? आगरा में स्थित है, जहाँ पर आपका ये स्टूडियो है, ये आगरा में ही है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बता सकते हैं, जो कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है, इसकी आधारशिला 14 सितंबर 1953 में रखी गई थी। कब? 1953 में, क्योंकि उस समय ये कौन थे? ये उस समय गवर्नर थे, राज्यपाल थे। अगला है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है। तो मित्र ये कानपुर में स्थित है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड विकलांग अवस्थित है, ये कानपुर में बच्चा। और कृत्रिम अंग निर्माण संस्थान कहाँ पर है? वो भी कानपुर में है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चा, आगे चलते हैं। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ये पूछा गया। जो वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ध्यान रखना, ये रानी अहिल्याबाई के द्वारा कराया गया था। ठीक है, रानी अहिल्याबाई के द्वारा कराया गया था। बताना चाहता हूँ, काशी यानी वाराणसी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से काशी विश्वनाथ भी शामिल है, जो काशी में गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण 1780 में इंदौर की जो महारानी अहिल्याबाई होलकर थी उनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। जीटी रोड नहीं गुजरता। जीटी रोड जिसे ग्रांड ट्रक रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रांड ट्रक रोड कहते हैं। ये कहाँ से होकर के नहीं गुजरता है? तो ध्यान रखना, ये अलीगढ़ से होकर नहीं गुजरता है, प्रयागराज जाता है, आगरा जाता है, सराय जाता है, बिहार तक जाता है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। इसे एनएच नंबर 2 भी कहा जाता है। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना, यूरेनियम के भंडार मित्र ये ललितपुर में पाए जाते हैं। कहाँ पर? ललितपुर में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। और यहाँ पर तांबा भी पाया जाता है। क्या? तांबा भी पाया जाता है। ठीक है, अगला ध्यान दीजिए। पूछा गया है सुमेलित नहीं है। नरोरा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। गलत हो गया, मैंने आपको नरोरा बताया है यूपी में, और यूपी के बुलंदशहर जिले में। ठीक है, यही क्वेश्चन का राइट आंसर। केंगा कर्नाटक में सही है, कलपक्करम तमिलनाडु में और ककराबारा गुजरात में। इस क्वेश्चन का ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तेल रिफाइनरी है, जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, भारत की भी है और एशिया की भी है, वो मथुरा में। कहाँ पर है? मथुरा में। हम लोग डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। ठीक है, अगला है भारत में सॉफ्टवेयर निर्माण की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। आप लोग याद रखना, सॉफ्टवेयर निर्यात में। ठीक है, निर्यात में, बेचने में। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ध्यान रखना, ये रामपुर में। कहाँ पर बच्चा? रामपुर में है। डॉक्टर जिले में, तो मित्र ये रामपुर में है। कहाँ पर है? रामपुर में है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। मित्र सेशन थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया है, लेकिन वीर वही होगा जो वर्दी वही पहनेगा जो इस सेशन को कंप्लीट देखेगा। दोनों को मैंने आपसे 10 क्वेश्चन का वादा किया है, 200 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ध्यान दीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहाँ बताई थी मैंने आपको? रामपुर में। आप लोग बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि उद्योग की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष हुई थी? तो आप लोग ध्यान रखना, जो कृषि समृद्धि आयोग है इसकी जो स्थापना बच्चा वह कब हुई थी? तो बताइएगा, वर्ष 2017 में। वर्ष 2017 में हुई थी। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षा बांध है, वो किस नदी के तट पर है? मैं हालांकि इसके बारे में बता चुका हूं, बेतवा नदी पर है। कौन से? बेतवा नदी पर है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। बेतवा नदी पर परीक्षा बांध है, पूछा जाता है। और उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में। बेतवा बांध किस जिले में? झांसी जिले में। ठीक है, किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। आप लोग याद कर लीजिएगा। अच्छा, पूछा गया है सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है,
समसपुर पक्षी अभयारण्य ये बच्चा यूपी में है। वेदांत पंछी अभयारण्य तमिलनाडु में, घाट प्रवाह ये कर्नाटक में, जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र में। ठीक है, समसपुर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में नहीं। ठीक है, अगला देखिए, समसपुर उत्तर प्रदेश में, मैंने आपको बताया था। अगला कौन सुमेलित नहीं है? 90वां क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन और रह गए, 200 क्वेश्चन आपके पास होने वाले हैं। पूछा गया है कि कौन सुमेलित नहीं है? बिरहा पूर्वांचल का लोक नृत्य है। क्या है? लोकगीत है बिरहा, बिरहा पूर्वांचल का। रसिया है ब्रज क्षेत्र का, सही है। आला बुंदेलखंड का है, आला उदल। कजरी बच्चा ये ब्रज क्षेत्र का नहीं है, कजरी पूर्वांचल का है, आप लोग याद रखिए। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश की साथ सीमा साझा नहीं करता? तो मित्र वो हरदोई है। ठीक है, हरदोई इसमें देखेंगे, ये क्वेश्चन दे दिया, डीपली क्वेश्चन है, हालांकि इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो बस लौट के आ गए हम लोग वहीं पर, 24 जनवरी को मनाया जाता है। लौट के आए हम लोग। पूछा गया है सुमेलित नहीं है, उत्पादक और जिला। ठीक है, तो ध्यान रखिए, लहसुन के लिए मैनपुरी जाना जाता है, प्याज के लिए गाजीपुर उत्पादन में जाना जाता है, मिर्च के लिए देवरिया जाना जाता है, हल्दी के लिए फिरोजाबाद नहीं जाना जाता, फिरोजाबाद केवल चूड़ियों के लिए जाना जाता है। ठीक है, हल्दी के लिए ललितपुर जाना जाता है, हल्दी के लिए कौन जाना जाता है? ललितपुर, न कि फिरोजाबाद। ठीक है बच्चों, याद रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए करिए, कोई दिक्कत नहीं है। फरवरी 2023 में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश का बजट 2023-24 के लिए कितना है? तो मित्र इस फैक्ट को आप लोग याद रखना, 6.90 करोड़, 6.90 लाख करोड़ है। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिए, करंट पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा, आप चिंता न करें। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना। उत्तर प्रदेश की जो कन्या सुमंगला योजना है, ये पूछा गया है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, किसके लिए की गई थी? इसमें बताना चाहता हूँ, लड़कियों के लिए स्वास्थ्य और शैक्षणिक मानदंड। जो कन्या सुमंगला योजना है ये किसके लिए है? लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानदंड के लिए है। ठीक है बच्चों, आप लोग याद रख सकते हो इस तरीके से। आगे ध्यान दीजिए। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत वर्ष 2019 से हुई थी। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि % कितना है? तो मतलब ये है कि 2001 से और 2011 के बीच में कितने % जनसंख्या बढ़ी है? तो 20.23%। कितनी? 20.23% जनसंख्या बढ़ी है। डाटा याद कर लीजिएगा। आगे ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को लागू किया गया था? तो ये जो अधिनियम लागू हुआ था बच्चों, वह वर्ष 2011 से लागू हुआ था। कब? वर्ष 2011 से लागू हुआ था। आपको बताना है सेशन आपको कैसा लगा, आप मुझे ये भी बताएंगे। और बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम को वर्ष 2011 से उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। इसके लिए भारत सरकार ने 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 क्या किया था? संशोधन किया था 86वें नंबर का। कब किया था? वर्ष 2002 को। इस बात को ध्यान रखेंगे। वैसे आर्टिकल 21 संविधान का अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ दिया गया था। ठीक है, और इसमें यह बताया गया था कि राज्य विधि बनाकर 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्षों के बच्चों को क्या करेगा? अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा बच्चों। बजट 2023-24 के अनुसार देश की जीडीपी, जो राज्य है अपना उत्तर प्रदेश, इसकी जीडीपी कितने % रही है? तो बता सकते हैं 8% जीडीपी है। ठीक है, कितनी है? 8% जीडीपी रही है। मिड डे मील कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो मिड डे मील कार्यक्रम जो शुरू किया गया था बच्चों, वो 1995 में शुरू किया गया था। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। 1995 फैक्ट अच्छा है, आप लोग याद कर लेना। तो मित्र ये मेरा सेशन था। अगर रियली आपको अच्छा लगा है तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, वो भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सेशन पूरा देखें। इसके साथ जस्ट दूसरा सेशन भी आने वाला है, आप परेशान न हो। आपको 10 क्वेश्चन का मैंने वादा किया है कि 10 क्वेश्चन आपको जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश का कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इस बात का दावा है मेरा। बशर्ते सेशन पूरा देखें, कंप्लीट देखें और कोई पार्ट इसका स्किप न करें। नोट्स जरूर बना लें। ठीक है, नोट्स में बना सकते हो, शायद कम समय है तो चिंता न करें, मैं PDF की व्यवस्था आपके लिए कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।